शुरू करते हैं। सबसे पहले आधुनिक भारत की शुरुआत की बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट से होता है। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट किसे कहते हैं? ठीक है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट की बात करेंगे तो वैसे मुगल को कहेंगे, ठीक है, जो कि मतलब औरंगजेब के बाद आते हैं। ठीक है, किसे बोलेंगे? औरंगजेब के बाद आते हैं। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। बिल्कुल 1707 में होता है। वहीं से आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का मतलब साथ दिया था। ठीक है, बहादुर शाह का साथ दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार की लड़ाई में बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकार की लड़ाई की बात करेंगे, औरंगजेब के बाद एक उत्तराधिकार की लड़ाई आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। जैसे ही मुगल बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, ठीक है, उनका जो राज्य जो था, जितना बड़ा राज्य फैला हुआ था, वहां से बहुत सारे राज्य जो थे, ठीक है, स्वतंत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे उसके बाद करेंगे इनमें से मतलब कुछ राज्य आपको जो मिलेगा जो कि मतलब उत्तराधिकारी राज्य होगा। उत्तराधिकारी राज्य कौन होगा? वैसे राज्यों के मुगलों के, ठीक है, अधिकारियों के द्वारा जो राज्य जो बनाया जाएगा वो उत्तराधिकारी राज्य होगा। कुछ राज्य ऐसे हो जाएंगे जो कि विद्रोही राज्य होंगे, जो कि शुरू से मुगलों का मतलब विद्रोह कर रहे हैं, तो वैसे राज्य भी होंगे। और कुछ ऐसे भी राज्य होंगे जो राज्य मतलब मुगलों के एकदम सीमा से मतलब बाहर होंगे। अब ऐसे राज्यों को खंडित इतिहासकार ऐसे राज्यों को मतलब अलग अलग करते हैं। जैसे अवध की बात करेंगे, अवध की बात करेंगे, शहादत खान के द्वारा इस राज्य को निर्माण किया गया। और शहादत खान जो थे मुगलों के ही मतलब अधीन रहने वाले मतलब क्या थे? अधिकारी थे। ठीक है, दूसरा हैदराबाद राज की बात करेंगे, तो हैदराबाद राज भी था, ये भी मतलब मुगलों के अधीन ही मतलब राज्य था। ठीक है, मुगलों के उत्तराधिकारी के द्वारा ही राज्य को बनाया गया। जैसे किनकिलिच खान हो गया, निजाम उल मुल्क हो गया, इन्हीं का नाम था सारा सारा। रुहेल खंड का कौन हो गया? तो बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान हो गया। ठीक है, विद्रोही राज्य थे ये। ठीक है, बंगाल की बात करेंगे, मुर्शिद कुली खान के द्वारा इस राज्य को बनाया गया। ये भी मतलब मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य के ही कहे जाते हैं, क्योंकि बंगाल में जो मुर्शिद कुली खान था उनके मुगल के द्वारा ही नियुक्त किया गया था। कर्नाटक का सदातुल्ला खान की बात करेंगे तो मुगलों के परिधि से बाहर का राज्य था, इनको मुगल से कभी भी कोई संबंध नहीं रहा था। ठीक है, अब भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह की बात करेंगे तो ये मुगलों के बहुत बड़े विद्रोही थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बदन सिंह चूड़ामन ने ही मतलब क्या किया था, तो आपको एक बार ध्यान में रखेंगे, अकबर के कब्र को मतलब यहाँ पे जाट शासक जो थे इन लोगों ने मतलब खोद दिया था। एक आगे चल के आपको मराठा की बात करेंगे या फिर सिख साम्राज्य की बात करेंगे, तो दोनों को दोनों मुगलों के विद्रोही राज्य थे, शुरू से मुगलों का विद्रोह करते रहे। और जब मुगल जब कमजोर जब हुए तो उन्होंने इसका लाभ उठाकर मतलब क्या किया, अपने राज्य को मतलब समृद्ध किया। ठीक है, बेसिक था, मैंने इतना बता दिया। अब यहाँ पे कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने, ठीक है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खान को कौन सी उपाधि दी? बताइए, बोलते रहेंगे सभी लोग। कौन सी उपाधि दी शहादत खान को? बुरहान ए मुल्क। बिल्कुल सही बताया, बुरहान मुल्क की उपाधि दी। और शहादत खान का असली नाम की बात करेंगे, क्या था असली नाम? मोहम्मद अमीन। ठीक है, मीर मोहम्मद अमीन नाम था। क्या नाम था? मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलेंगे, बहादुर शाह का पूर्व का नाम क्या था? मुअज्जम। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना, मुअज्जम नाम था। ठीक है, बहादुर शाह का पूर्व का नाम की बात करें, मुअज्जम था। बहादुर शाह को किस नाम से पुकारा जाता था, क्या बताएंगे? साहिब खबर। बिल्कुल, साहेब ए खबर के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि ना जहांदार शाह को, ठीक है, जहांदार शाह के संबंध एक महिला का नाम जुड़ता है जिसका नाम था लाल कुमारी। ठीक है, आप चलेंगे मुगल कालीन इतिहास में दो बंधु थे जिनको हुसैन अली खान और एक अब्दुल्ला खान, इनको मतलब किस नाम से जाना जाता था? सैयद बंधु। सैयद बंधु या फिर किंग मेकर के नाम से जानते थे। ठीक है, नृत्य निर्माता भी कहते हैं। माइक किनका को कर रहा है इतना? बंद कीजिए माइक। ठीक है, डिसिप्लिन था, मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान अब्दुल्ला खान को नृत्य निर्माता के नाम से जानते थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नाम इनका पूछ देता है तो बताइए सैयद बंधु का नाम क्या था? ठीक है, तो हुसैन अली खान अब्दुल्ला खान। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जहांदार शाह जो था, ठीक है, इसको लंपट मुर के नाम से जानते थे। पूछता है, उपनाम पूछता, लंपट मुर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था, क्या बताएंगे? जहांदार शाह को। को क्या बोलते थे? फारूक को क्या बोला जाता था मुगल वंश का? ग्रीन कायर। ग्रीन है। ठीक है, आप देखेंगे 1715 में क्या होता है। 1715 में माइक बंद करके रखिए। 1715 में एक शिष्टमंडल जो था उसमें जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया था। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसमें नेतृत्व जो कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था जॉन सुरमन। ठीक है, ये शिष्टमंडल की बात करेंगे फारूक के दरबार में 17। इनका माइक इको कर रहा है।
जब बोल रहे से अगर आप बात कर रहे हैं तो माइक बंद करके रखने की रीति, फिर बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 1717 में ये शिष्टमंडल जो था मुगल दरबार में पहुंचा। किसके दरबार में पहुंचेगा 1717 में? कौन शासक हो सकते हैं 1717 में? हम्म फारूकियत। हम्म फर्रुखसिया। फर्रुखसियर के दरबार में ये पहुंचते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी में, ठीक है, इसी शिष्टमंडल में एक डॉक्टर हुआ करता था। ठीक है, उस डॉक्टर का नाम क्या था? हैमिल्टन। क्या नाम था डॉक्टर का? नाम हैमिल्टन। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहा था? शुरमन इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें एक डॉक्टर हुआ करता हैमिल्टन, और उस समय फर्रुखसियर जो था एक जानलेवा। ये मुंह देना। ठीक है, उस समय हैमिल्टन की बात करेंगे तो हैमिल्टन इसमें एक डॉक्टर था। ठीक है, फर्रुखसियर उस समय मतलब जानलेवा घाव से मतलब पीड़ित था, जिसका इलाज जो करता है हैमिल्टन करता है। ठीक है, जिससे फर्रुखसियर का इलाज किया, जिससे खुश होकर इसने अंग्रेजों के भारत की मतलब कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, अनुमति की बात करेंगे तो एक प्रकार का दस्तखत होता था। दस्तखत का मतलब वही हुआ, अधिकार दे दिया। ठीक है, साथ में ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अंग्रेजी सिक्के को मान्यता भी मतलब प्रदान कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में, फर्रुखसियर द्वारा जारी की घोषणा को किस नाम से जानते हैं? तो ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्ट के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि भारत में कहीं भी व्यापार करने का अधिकार जो कि मुगलों के अधीन था, उन जमीन पे व्यापार करने का अधिकार ब्रिटिश को मतलब मिल गया। ठीक है, साथ में उनका जो सिक्का जो था आई थिंक बॉम्बे में ढाला जाता था, तो वहां से जो सिक्के ढालते थे उनको मतलब चलाने की मतलब आजादी भी विभिन्न जगह पे मतलब हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मतलब ये सब पूछा जाता है। शिष्टमंडल जो था 1770 में जो फर्रुखसियर से मिला था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जॉन सुरमन उसका नेतृत्व कर रहा था। उसमें एक डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम बता दीजिए फिर से एक बार। हैमिल्टन। हम्म डॉक्टर के नाम की बात करें, हैमिल्टन हुआ था। ठीक है, आप देखते हैं सुंदर व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में, बेसिक क्वेश्चन है। बिल्कुल, अगर बात के एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह अनेक ख्यालों में मतलब रचना की थी। ठीक है, तो मोहम्मद शाह जो था एक संगीतकार भी था, उसने अनेक ख्यालों की रचना भी की थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे तुरानी सैनिक हैदर बेग। ठीक है, क्या नाम था इसका? तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी। ठीक है, तो हुसैन अली खान को हत्या कराने में सबसे बड़ा योगदान की बात करेंगे तो ये यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, तुरानी सैनिक हैदर बेग का नाम तो, लेकिन इसका जो हत्या कराने में सबसे बड़ा श्रेय जाता है ना, किन किलिच खान को जाता है। किसे जाता है? किन किलिच खान को जाता है। ठीक है, किन किलिच खान ने ही इसकी हत्या करवाई थी। ठीक है, ध्यान रखें, मोहम्मद शाह के साथ मिलके, क्योंकि ये बात करें चिन किलिच खान, ध्यान में रखेगा, ये इतने अधिक शक्तिशाली हो गए थे ना सैयद बंधु सिंह, मतलब किसी को भी शासक बना देते थे, किसी को भी गद्दी से मतलब हटवा भी देते थे। तो बाद में मतलब प्लान कर रहे थे मोहम्मद शाह को गद्दी से हटवाने पे, तो इसको लेकर मोहम्मद शाह और मतलब किनकिलिच खान मतलब आपस में प्लान बनाता है, और मतलब सैयद बंधु की मतलब क्या करता है? हत्या करवा देता है। ठीक है, लेकिन हत्या करने में जिस व्यक्ति का नाम था उसका नाम क्या था? हैदर बेग। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद ने, ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में किनकिलिच खान ने निजाम मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कहीं कहीं पे 1724 भी दिया रहेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कौन सी उपाधि धारण की गई? कौन सी उपाधि धारण की किनकिलिच खान ने? मुल्क। मुल्क की उपाधि धारण की। ठीक है, उस उपाधि को वैधता किसने दे दी? तो उस उपाधि को वैधता दे दी मोहम्मद शाह ने। ठीक है, बात करें हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने, ठीक है, एवं अवध की स्थापना ईरानियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, दोनों के दोनों जो थे मोहम्मद शाह के दोनों के दोनों वफादार थे। ठीक है, चिनकिलिच खान की बात करेंगे, अवध में बात करेंगे, शहादत खान की बात करेंगे। इन लोगों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना तो की, लेकिन मुगलों के खिलाफ कभी भी विद्रोह नहीं किया। ठीक है, कभी भी आप लोगों को ये नहीं बोला से मैं बिल्कुल भी मतलब मुगलों से क्या हूँ, अलग हूँ। ठीक है, समय समय पे मुगल से मिलते रहे, जब भी उसको नजराना वगैरह भेंट किया करते थे। ठीक है, मतलब मुगल से कभी भी अलग बहुत अधिक तक नहीं हुए। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं कहानी आपको सुनाऊंगा। फारस के सम्राट नादिर शाह ने कब मतलब भारत पे आक्रमण कर दिया, क्या बताएंगे? 1739 में। तो 1739 में आप देखेंगे तो दिल्ली पे इन्होंने आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। अब यहाँ पे एक लड़ाई होती है मोहम्मद शाह के बीच में और नादिर शाह के बीच में, जिसमें मोहम्मद शाह को कैद कर लिया जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह को कैद कर लिया जाता है, और मोहम्मद शाह को कैद से रिहा करने के लिए, ठीक है, एक तरह से बार्गेनिंग करने के लिए, ठीक है, भेजा जाता है किसको? तो चिनकिलिच खान को भेजा जाता है। ठीक है, इनके नादिर शाह शर्त लगता है, मुझे 2 करोड़ रुपए अगर दे दोगे, ठीक है, 2 करोड़ रुपए अगर दे दोगे तो मैं भारत छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने मोहम्मद शाह
को छोड़ने के एवज में चिनकिलिच खान ने बोला, जब भारत की सीमा से बाहर निकलिए मैं भी आपको 50 लाख रुपया दे देता हूँ। भारत की सीमा से जैसे ही बाहर जाएंगे 50 लाख रुपया, अगर आप ईरान से इस सवाल पहुंच जाते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों के बीच में संधि हो गया था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे हैदराबाद राज्य की स्थापना तुरानियों के द्वारा की गई थी, और यहाँ पे आप देखें ईरानियों के द्वारा जो अवध की राज्य की स्थापना की। दोनों के जो संस्थापक जो थे चिनकिलिच खान जो थे, ठीक है, और एक का नाम था सादत खान था, दोनों आपस में बहुत बड़े मतलब विद्रोही विरोधी थे। दोनों एक दूसरे के मतलब एक दूसरे कंपटीटर समझते थे। नादिर शाह को भड़का दिया अवध का शासक शहादत खान ने कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली पे आक्रमण करते हैं तो आपको 50 करोड़ का मतलब क्या लगेगा, संपत्ति हाथ लगेगा। आप 2 करोड़ के चक्कर में, ठीक है, आप छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, अवध के शासक शहादत खान के कहने पे, ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद शाह जो, सॉरी क्या नाम था इसका, नादिर शाह जो था, वो दिल्ली पे आक्रमण करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो संधि जो हुई थी इसके साथ चिनकिलिच खान के साथ 2 करोड़ रुपया में, उससे मतलब पीछे हट जाता है। लेकिन जब दिल्ली पे आक्रमण करने के बाद पता चलता है खजाना मतलब क्या है, खाली है, कुछ नहीं हाथ मिलता, तब जाके वो मतलब शहादत खान को मतलब धमकी देता है, अगर मुझे यहाँ से जितने तुमने बोले थे 50 करोड़ अगर मुझे नहीं मिले तो हम तुम्हारे राज्य पर क्या करेंगे, हमला करेंगे। ठीक है, इस बात से आहत हो गए। ठीक है, शहादत खान मतलब क्या करता है, सुसाइड कर लेता है, जहर खा लेता है। ठीक है, जो कि आपको बोला भी जाता है ऐसे मतलब किस अवध का किस शासक ने मतलब जहर खा के आत्महत्या की थी। तो अपने जनता के नजर में काफी लोकप्रिय था, वो काफी सम्मान था। और इसकी जो बातें हुई थी, सीक्रेट बातें हुई थी, इस बात को जो शहादत खान जो ये क्या नाम था नादिर शाह जब खोल देता है पूरे दिल्ली में, से दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए कहीं ना कहीं से मतलब शहादत खान ने प्रेरित किया था, इस बात से काफी मतलब आहत होता है और वो मतलब क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। ठीक है, एक संक्षेप कहानी था। नादिर शाह को ईरान का मतलब क्या बोलते थे, नेपोलियन बोलते थे। क्या बोलते थे नादिर शाह को, नेपोलियन। रखेंगे। कब आक्रमण किया था इन्होंने, नादिर शाह ने दिल्ली पे, 1739। 1749। बिल्कुल 1739 में इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, अब नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, जिसको पीकॉक थ्रोन कहते थे, तथा कोहिनूर हीरा लेके मतलब भारत से मतलब वापस फारस लौट गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंपल सी बात है, यहाँ पे शाहजहां ने मतलब तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था, ये बात तो बिल्कुल सही, लेकिन तख्ते ताउस को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था, मोहम्मद खान। नाम था उसका, बे बादल खां। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तख्ते ताउस की बैठने वाला बात करेंगे। अंतिम शासक की बात करें, मोहम्मद शाह था, तो प्रथम शासक कौन था, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? शाहजहां है ना सर? बिल्कुल ठीक है, अंतिम शासक की बात करें मोहम्मद शाह था। ठीक है, उसके बाद का शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का क्या नाम हुआ करता था? शाह आलम द्वितीय से कुछ फैक्ट याद आ रहा है क्या? शाह आलम द्वितीय से कुछ याद आ रहा है क्या? बक्सर का, इलाहाबाद के संधि में बक्सर के युद्ध के समय कौन था, बक्सर के बक्सर के युद्ध युद्ध में? में शाह आलम द्वितीय थे, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो अंग्रेजों का दिल्ली पे अधिकार हो गया था 1803 में हो गया था। इसी के संदर्भ में एक कथन कहा जाता है आलम से लेके पालम तक। ठीक है, इसके समय में दिल्ली जो था, दिल्ली में मुगल सम्राट बहुत मतलब एक समझिए कि एक तरह से लाल किला में ही कैद होके मतलब रह गया था। शासन व्यवस्था बहुत कम हो गई थी। ठीक है, 1803 में दिल्ली पे अंग्रेजों का पूरी तरीके से क्या होता है, कब्जा हो जाता है। ठीक है, देखेंगे उत्तरकालीन मुगल। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल मैंने क्या बताया, औरंगजेब के बाद शुरू होगा। ठीक है, कौन कौन होते थे, सबसे पहले बहादुर शाह बनेंगे। इनके बारे में कहा जाता है ये आखिरी मुगल सम्राट थे जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब इनके बारे में कहते हैं ये आखिरी मुगल सम्राट थे जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, इतिहासकारों ने इनके बारे में लिखा है, ये एक अच्छे शासक थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर की बात करेंगे तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहेगा, क्या बताएंगे? 1707 से 1712। बात करेंगे 12 से लेकर 13 तक। जहांदार शाह को क्या बोलते थे? लंपट मूर्ख गवा चंपट मुर्ख। फारूक को क्या बोलते थे? मुगलों का मुगल का घिरनीत कायर। घृणित ठीक है, कायर। मोहम्मद शाह का लंबा शासनकाल होता है 1719 से लेकर 1748 तक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सर इन्हीं को ना रंगीला बादशाह बोला जाता है। बिल्कुल, रंगीला बादशाह इसी को कहते हैं। मोहम्मद शाह ने, ठीक है, मोहम्मद शाह ने किसके साथ मिलकर, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, चिनकिलिच खान के साथ मिलकर सैयद बंधु जो कि सबको निपटाता था, उसी को निपटा दिया था इन्होंने। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन हत्या करने का श्रेय किसे जाता है, ध्यान में रखिए, किसने हत्या की थी? हैदर बेग ने। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखें, क्या नाम था? हैदर बेग ने की थी। ठीक है, हत्या किसने की थी? तो हैदर बेग ने की थी, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो आप हमें ये बताइए, ठीक है, अहमद शाह का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहेगा?
1754 से 1754 आलमगीर द्वितीय से मैं एक फैक्ट बना देता हूँ। पानीपत सॉरी प्लासी की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन था? सालन द्वितीय। की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन था? द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय की बात करेंगे, शासनकाल कब से कब तक था? 1836 से 1837 इसी का पेंशन बंद कर दिया था ब्रिटिश ने। ठीक है, तो पेंशन को फिर से चालू करवाने के लिए, नहीं पेंशन बंद नहीं किया था, बहुत कम कर दिया गया था और शायद बंद भी किया गया था। तो अपने ब्रिटिश सम्राट के पास किस दूत को भेजा था, अपना दूत बनाकर? उनको भेजा गया था, आई थिंक 1833 में भेजा गया था, जहां पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी ब्रिस्टॉल में। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट की बात करें, क्या नाम था इनका? बादशाह जफर। तो क्या नाम था इनका? बहादुर शाह जफर। ठीक है, 37 से लेकर 57 तक ये रहेगा। ठीक है, और इसको ध्यान में रखिएगा, ये आखिरी मुगल सम्राट थे जिनकी मृत्यु की बात रंगून में हो जाती है। कब होती है रंगून में इनकी मृत्यु? 57। अवन में कैसे मृत्यु होगी? 62। 1862 में मृत्यु होती। कब होती मृत्यु? 1862 में मृत्यु होती है। ठीक है, इनका कब्र जो है रंगून में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध होता है। किनके किनके बीच में होता है पानीपत के तृतीय युद्ध, क्या बताएंगे? अहमद शाह अब्दाली अहमद और मराठा के बीच। हम बात करेंगे तो किन सेना के बीच में होती है? तो अहमद शाह अब्दाली, और ध्यान में रखिएगा क्या नाम था? ठीक है, मराठों के बीच में होती है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होती है, जिसमें मतलब मराठों की हार हुई। ठीक है, अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछी मराठों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो क्या बताएंगे? बालाजी बाजीराव। सैयद गलत। सदाशिवराव भाव। क्या नाम था? सदाशिवराव भाव नाम था। एक का नाम था विश्वास राव। ठीक है, विश्वास राव जो था, ठीक है, पेशवा का बेटा था। सदाशिवराव भाव की बात करेंगे, चचेरा भाई था। ठीक है, दोनों के दोनों युद्ध में मतलब क्या होते हैं? मारे जाते हैं। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का मतलब बात करेंगे। ठीक है, मुख्य नाम क्या था? अहमद वास्तविक खान। नाम क्या? अहमद खां था। ठीक है, इसने भारत पे कितने बार आक्रमण किया था? 8 बार। 8 बार। कहीं कहीं पे कम भी दिया रहा था, 7 बार भी कहीं कहीं पे। ठीक है, तो 8 बार इसने भारत पे आक्रमण किया था। इसको दुर्रे दुरानी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? दुर्रे दुरानी। नाम से जानते थे, या फिर इनको युग का मोती कहते थे? क्या बोलते थे इनको? युग का मोती कहते थे, या फिर इसे दुर्रे दुरानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करें गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवा दी? तो गुलाम कादिर खान ने। ठीक है, ध्यान में रखें। और शाह आलम द्वितीय से मैंने क्या फैक्ट बताया था? किस मुगल शासक के समय में दिल्ली पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, तो क्या बताएंगे? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय में। ठीक है, बहादुर शाह जफर की बात करेंगे। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? रंगून। रंगून भेज दिया, जो कि वर्तमान का भी क्या है? म्यांमार है। वहां पर भी ब्रिटिश शासन का ही मतलब शासन था। ठीक है, इनका नाम की बात करें, जफर नाम से मतलब ये कविता वगैरह भी लिखते थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बहादुर शाह जफर के बारे में। हाँ, ठीक है, एक यहाँ पे आप देखते हैं लाल किला में। ठीक है, लाल किला में हीरा महल जो है ना, सो बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न और भी कहा जाता है, 1857 के विद्रोह का सबसे मतलब बात करेंगे कमजोर कड़ी कौन था, तो क्या बताएंगे? यही थे बहादुर शाह जफर। 57 का विद्रोह का सबसे मतलब कमजोर कड़ी मतलब साबित हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे चलेंगे ताकि क्या प्रश्न वो भी देखें। ठीक है, मशहूर शायर मिर्जा। ठीक है, मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय ही दिल्ली में रहते थे। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में लाल किला में क्या निर्माण करवाया? हीरा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्या? हीरा महल। वाइफ का नाम था हीरा। ठीक है, उन्हीं के नाम से हीरा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हयात बख्श बाग की बात करेंगे तो ये लाल किला दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न जो थे कि कहाँ से प्रश्न आते थे, तो ये मतलब ब्रिटिश के सॉरी ये औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल। लेकिन अब जो मेरा जो मॉडर्न हिस्ट्री ओरिजिनल जो शुरू होता है, वो होता है किससे? तब भारत में यूरोपियों का, कंपनियों का आगमन से शुरू होता है। ठीक है, बात करेंगे तो सबसे पहले 17 मई 1698 को
ठीक है, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट के स्थित किस बंदरगाह पे पहुंचकर भारत में यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो क्या बताएंगे? कालीकट पे। कालीकट। कालीकट। बिल्कुल, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। कहाँ पे पहुंचे थे? तो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। ठीक है, इस यात्रा में वास्को डी गामा का, ठीक है, पथ प्रदर्शक करने वाला, रास्ता दिखाने वाला गुजराती व्यापारी का नाम क्या था? अब्दुल मजीद। एक मनिद भी दिया हुआ है। ठीक है, बात करेंगे उसके बाद 1505 में। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय का नाम बताइए जो कि भारत में मतलब गवर्नर बन के आया था। क्या बताएंगे? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा नाम था। ठीक है, ये पुर्तगाली प्रथम वायसराय था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर बात करेंगे 1505 में आया, ठीक है, लेकिन 1509 में, ठीक है, कौन गवर्नर बनकर भारत आया? तो क्या बताएंगे? अल्फांसो द अल्बुकर्क। बिल्कुल, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, तो भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो क्या बताएंगे? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। भारत में एक आम का भी नाम है इसके नाम पे। कौन सा आम है? अल्फांसो द अल्बुकर्क के नाम पे। उस आम को पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। अल्फांसो आम जो है इसी के नाम पे, वह आम पुर्तगालियों के द्वारा ही मतलब भारत में शुरू किया गया था। ठीक है, लगाना। 1510 में आता है, चुपचाप नहीं रहता। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से मतलब गोवा को जीत लेता है। ठीक है, गोवा को मतलब क्या करता है? तो यूसुफ आदिल शाह से मतलब गोवा को मतलब क्या करता है? जीत लेता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गोवा को तो जीत लेता है 1510 में, लेकिन गोवा को राजधानी कब बनाता है? तो क्या बताएंगे? 1530 में। इसमें गोवा जो था कोच्चि के जगह पे, ठीक है, पुर्तगालियों का मतलब क्या बनता है? राजधानी बनता है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब बात के पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर स्थापित की? तो क्या बताएंगे? कोच्चि में। बिल्कुल, बहुत सुंदर बताया, कोच्चि में स्थापित की। ठीक है, अब हम चलते थोड़ा चीजों को डिटेल्स में लेकर। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ठीक है, कहाँ पे आई? 1498 में। पहले 1498 में आती है। बात करेंगे ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो क्या बताएंगे? कब बनी थी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी। बिल्कुल। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो क्या बताएंगे? 1602। 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो क्या बताएंगे? 1616 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो क्या बताएंगे? 1764। इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो क्या बताएंगे? 1731। बिल्कुल, 1731 में। अगर आपसे बोला जाए क्रम में सजाने के लिए, तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, उसके बाद अंग्रेज आएंगे, उसके बाद डच आएंगे, उसके बाद डैनिश आएंगे, उसके बाद फ्रांसीसी आएंगे, सबसे लास्ट में कौन आएंगे? ब्रिटिश। लास्ट में स्वीडिश में आएंगे। लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री क्रम स्थापित करने में सबसे पहले पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करेंगे। ठीक है, फिर मतलब डच फैक्ट्री स्थापित करेंगे, फिर अंग्रेज करेंगे, फिर डेनिश करेंगे, फिर फ्रांसीसी करेंगे। तो थोड़ा फैक्ट्री स्थापित करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि पुर्तगाली तो पहले बने भी, फैक्ट्री भी सबसे पहले स्थापित किया। लेकिन ब्रिटिश कंपनी तो बन गई थी 1600 में ही, डच 1602 में बनी थी। लेकिन फैक्ट्री स्थापित करने में थोड़ा सा अंग्रेज को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली बहुत अधिक मजबूत थी पहले से थे। तब मुगल शासक नहीं चाहते थे सब पुर्तगालियों से किसी भी तरह का मतभेद किया जाए, इसलिए अंग्रेज को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ही नहीं दे रहे थे। ठीक है, लेकिन इसी बीच में 1611 में एक लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ सवाली के नाम से जानते हैं। इस बीच में इस लड़ाई में एक अंग्रेजी सेनापति होता है जिसका नाम था थॉमस वेस्ट, और पुर्तगालियों को बहुत बुरी तरीके से पराजित करता है। उसके बाद जहांगीर जो था उसको लगता है नहीं, चलो पुर्तगालियों का टक्कर देने वाला कोई तो आ गया। ठीक है, इससे काफी प्रसन्न होता है, और उसके बाद 1613 में, ठीक है, 1611 में तो यह अस्थायी था, 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्थापना करने का, ठीक है, अनुमति जो था जहांगीर मतलब ब्रिटिश को दे देता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये स्थापना का क्रम है। लेकिन जब फैक्ट्री सबसे पहले पुर्तगाली की लगेगी 1503 में कोचीन में। उसका डच की फैक्ट्री लगी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1605 में लगेगी। एक मिनट, ठीक है, अगर गलत बता रहा हूं तो बताइएगा, रुक जाइए। अंग्रेज की बात करेंगे मसूलीपट्टनम 1611 में, डेनिश की बात करेंगे ट्रावनकर 1620 में, फ्रांसीसी सूरत में स्थापित करेंगे 1668 में। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी आते हैं 1667 में, 68 में फैक्ट्री स्थापित करते हैं, लेकिन बनता है फ्रांसीसी कंपनी 1664 में। और एक सरकारी कंपनी थी, एक सरकारी, ये फ्रांसीसी मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट ही ना था, इसी के श्रेय से स्थापित होता। अब बताइए क्या था? सर वो बोल रहे थे 1612 या 13, क्या बताए थे? 1613 12 में। ठीक है, बैटल ऑफ सवाली। ये नहीं, कंपनी के बारे में नहीं बोल रहे थे 1613 है?
सवाली नामक स्थान पे। सही बता रहे हैं। 11 में अस्थायी रूप से खोला गया था और फिर 13 में अस्थायी। तो हाँ, 13 में अस्थायी रूप से सूरत में क्या। 1613 होगा, 1612 कहीं कहीं पे देखते हैं। ठीक है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है सुनिए, इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। जी 1611 में सबसे पहले स्थापना किया मसूलीपट्टनम में, ठीक है, ये अस्थायी था। उसके बाद यहाँ पे मतलब सही 1612 में एक लड़ाई होती है बैटल ऑफ सवाली, इसमें पुर्तगालियों को हरा देता है, जहांगीर खुश हो जाता है। तो एक साल के बाद 1613 में सूरत में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने का श्रेय जाता है, ठीक है। तो 11, जी 12, जी 13 तीन क्रोनोलॉजी है, इसको आप याद रख सकते हैं। जी, थैंक यू सर। ये ध्यान में रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कंपनी बनी कब, ठीक है, और भारत में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित कब की, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे चलेंगे दक्षिणी पूर्वी तट पर, ठीक है, पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती जी तो सन थोमे थी। क्या था नाम था दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की बस्ती का नाम क्या था, सन सन थोमे, ठीक है, क्या नाम था, सन थोमे था, ठीक है, मद्रास में पड़ता था, ध्यान में रखेंगे। पुर्तगालियों का भारत में कौन आए थे, डच लोग आए। पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए, डच लोग आए। अब पहला डच यात्री का नाम क्या था, इसका नाम कई बार पूछता है, क्या नाम था उसको, कार्नेलियस हॉर्नमैन। बिल्कुल कार्नेलियन हाउटमैन नाम था। क्या नाम था इसका, कार्नेलियन हाउटमैन नाम था, ठीक है। 1596 भारत के पूर्व सुमात्रा में पहुंचा था, ठीक है। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी 1605 में स्थापित की। किस स्थान पर स्थापित की, क्या बताएंगे, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। मसूलीपट्टनम की बात करेंगे तो मसूलीपट्टनम जो है, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, वर्तमान स्वरूप में कहाँ पे पड़ेगा, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा मसूलीपट्टनम, तो आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डचों की दूसरी फैक्ट्री की बात करेंगे तो पुलिकट में स्थापित हुई, ठीक है, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही मतलब समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया, ठीक है। तो पहला फैक्ट्री की बात करेंगे डचों ने कहाँ पर स्थापित की, तो ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। दूसरी कहाँ पर स्थापित की, पुलिकट। स्वर्ण सिक्का जो था उसको पैगोडा बोलते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैगोडा जो था कहाँ पे मतलब ढलता था, कहाँ पे ढाला जाता है डचों के द्वारा, ध्यान में, पुलिकट में, ठीक है। और डच का समस्त गतिविधियों का केंद्र क्या था, तो ध्यान रखिएगा, तो क्या था, पुलिकट ही था, ठीक है, ध्यान रखिए क्या था, तो पुलिकट ही था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पीडीएफ जो अभी मैंने जो बनाया है, ठीक है, ये पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सभी लोग मतलब इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारे पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेंगे, क्लास के रिकॉर्डिंग के वीडियो के लिंक आपको यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग जो नीचे जो चैनल का लिंक दिया गया है सभी लोग उसको ज्वाइन करते जाए, ठीक है। चलिए, डचों ने भारत में प्रथम औद्योगिक वेतनभोगी रखे, ठीक है, तो ये बहुत सुंदर है। औद्योगिक वेतनभोगी मतलब काम करने वाले कर्मचारियों को इन्होंने मतलब क्या किया, सैलरी देना शुरू किया। क्या किया, सैलरी देना इन्होंने मतलब क्या किया, शुरू किया, ठीक है। तो डच से क्या क्या प्रश्न बन गया, डच फैक्ट्री की स्थापना की बात करेंगे तो 1602 में हुआ था, ठीक है। भारत में पहला फैक्ट्री की बात करेंगे, नहीं, डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था, ठीक है। भारत में आते हैं 1605 में कंपनी स्थापित करने के लिए मसूलीपट्टनम में, ठीक है। कंपनी पहले बन गई, भारत में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की मसूलीपट्टनम में 1605 में, ठीक है, समझ गए। अब पहला डच यात्री कौन था जो भारत के मतलब भारत के पूर्व सुमात्रा पे पहुंचा था, उसका नाम क्या था, हाउटमैन। बिल्कुल उसका नाम क्या था, कार्नेलियन हाउटमैन था, ठीक है, ध्यान रखें, कार्नेलियन हाउटमैन था, ठीक है, ध्यान में रखना है। डच की दूसरी कोठी की बात करें, पुलिकट में स्थापित कर गया। जब पुलिकट में जब अपना कोठी स्थापित किए तो पुलिकट में क्या किया उन्होंने, मतलब कौन सा मतलब स्वर्ण सिक्के ढाले, नाम क्या था, ध्यान में रखिएगा, उसका नाम की बात करेंगे, उसका नाम जो था पैगोडा था, ठीक है। सभी लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगी, ठीक है। पैगोडा था, ठीक है, क्या बताएंगे उसका नाम क्या था, पैगोडा था। अगर पूछेंगे किस, बात करेंगे किस कंपनी ने, ठीक है, किस औपनिवेशिक कंपनी ने सबसे पहले औद्योगिक वेतनभोगी रखे, तो क्या बताएंगे, डच। डच। अब देखिए, अब धीरे धीरे भारत में कंपनियां आएगी, जब कंपनियां आएगी तो आपस में ये लोग लड़ेंगे, ठीक है। उसमें जो लड़ाई जो होती है, एक लड़ाई होती है कोलाचिल की लड़ाई। कौन सी लड़ाई होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कोलाचिल की लड़ाई होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा, ठीक है, मार्तंड वर्मा की बात करेंगे, शक्तिशाली राजा था, इसने मतलब केरल राज्य का मतलब निर्माता भी माना जाता है इसको, ठीक है। तो त्रावणकोर का राजा जो था मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल इस्टाचियस डी लेनोज के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। तो कोलाचिल की लड़ाई की बात करें, डच वर्सेस त्रावणकोर के राजा के बीच में हुआ। त्रावणकोर का राजा का नाम क्या था, क्या बताएंगे, मार्तंड।
बनाएंगे? तो मार्तंड वर्मा का नाम आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इनका नाम ध्यान में रखेंगे तो मार्तंड वर्मा का नाम क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। उसने मतलब क्या किया, तो यहाँ पे डच सेनापति का नाम क्या था, एडमिरल स्टाचियस दी स्टाचियस से ध्यान में रखिए ना, उसका मतलब पराजित कर देता है, ठीक है। पोलाचल की लड़ाई कब हुई थी, 1741 में हुई थी। कब हुई थी, 1741 में हुई थी। 1741। और यहाँ पे मतलब त्रावणकोर से मतलब क्या करता है, डचों को मतलब मुक्त करता है, ठीक है। त्रावणकोर वगैरह के आसपास का और भी 2-4 क्षेत्र को मिला के केरल राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, आगे इंपॉर्टेंट रहेगा। डचों के भारत में अंतिम रूप से पतन की बात करेंगे, ठीक है, तो 1759 में हो जाती है। 1759 में बात करेंगे, महत्वपूर्ण होता है महत्वपूर्ण युद्ध होता है जो अंग्रेजों और डचों के मध्य होता है। इस युद्ध को इतिहास में किस नाम से जानते हैं, क्या बताएंगे? बेदरा का जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किस बेदरा का युद्ध कब हुई, चलो मैं रिपीट करवाता हूँ, बेदरा का युद्ध कब हुई थी, क्या बताएंगे? 1759। बेदरा जगह है, बिल्कुल बेदरा जगह है, ठीक है। बेदरा जगह का नाम है, ठीक है। बेदरा की कब हुई थी तो क्या बताएंगे? 1759। 1759 में हुई। ध्यान में, किसके किसके मध्य हुआ बेदरा का युद्ध, तो क्या बताएंगे? अंग्रेज और अंग्रेज और डच डच। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य क्या होता है, बेदरा का युद्ध होता है, ठीक है। चलिए, कोलाचिल की लड़ाई किसके किसके मध्य हुई, डच एवं किसके बीच में होता है? राजा मार्तंड मार्तंड वर्मा। बिल्कुल, राजा मर्तंड वर्मा के बीच में होता है। और इसमें मतलब क्या होता है, कौन पराजित होता है इसमें, तो ध्यान में, डच पराजित हो जाते हैं, ठीक है। अब कब होता है कोलाचिल की लड़ाई, कब होती है तो क्या बताएंगे? 1741। 1741 में होती है, ठीक है। 2 से 3 1741। क्लास में, 3 से 4 क्लास में आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। कल शाम तक आपका ये समाप्त हो जाएगा। 2-3 क्लास लेकर समाप्त कर दूंगा, लेकिन पढ़ने के बाद फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए सारा क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ ऑलरेडी उपलब्ध करा दिया हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम में आराम से 4-5 नंबर फेंक के आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा कंपनी के स्थापना पे आते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है, इंग्लैंड की रानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया, ठीक है। अधिकार पत्र क्या होता था, तो अधिकार पत्र का मतलब होता है आप, ठीक है, आप यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर के बिहाफ पे आप इन देशों के साथ आप व्यापार करो, ठीक है। तो अधिकार पत्र का होता था, अधिकार पत्र इनको दिया गया और बोला गया ऐसे आपको हम अधिकार पत्र देते हैं। डेट मीन्स ये था से यहाँ से ब्रिटिश कोई दूसरा कंपनी जो था ना, ठीक है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी, ठीक है। आपको इसके लिए ब्रिटिश सरकार मतलब क्या करती है, आपको लिए मतलब आप जाके व्यापार करें, आपको अधिकार देती है, यहाँ से कोई दूसरा कंपनी नहीं जाएगा, ठीक है। इसी को अधिकार पत्र बोला गया, ठीक है। आप देखेंगे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी था, तो इसमें मतलब पार्टनर के द्वारा बना था, ठीक है। इसमें कितने साझेदार थे, 2 साझेदार थे। मतलब यहाँ पे अंग्रेज के जो लंदन के जो प्रमुख व्यापारी जो थे, उन्होंने मिला कंपनी बनाया, ठीक है। कंपनी बनाने के बाद महारानी से मिला, बोला से देखिए हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, आप हमको अधिकार पत्र दीजिए। तो बोला अधिकार पत्र क्या चीज का, तो आप हमको ये चीज का सिक्योरिटी दीजिए, अगर हमारा व्यापार फल फूल जाएगा तो ब्रिटेन से कोई दूसरा मतलब जो जाके भारत के साथ व्यापार नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको सिक्योरिटी जो दिया गया, इसी को अधिकार पत्र कहते हैं। और इसका जो पहला जो गवर्नर जो बना, ठीक है, पहला जो गवर्नर जो बोला ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम क्या था, थॉमस स्मिथ। अगर ये भी पूछा जाएगा कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तो कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। क्या था, थॉमस स्मिथ था, ठीक है। ध्यान रखेंगे टॉमस स्मिथ था, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था, क्या नाम था इसका, हॉकिंस था। कैप्टन क्या नाम था इसका, हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम के, ठीक है, राजदूत के रूप में, ठीक है, 1609 में, ठीक है, क्या हुआ, जहांगीर के दरबार में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इन्होंने अधिकार पत्र तो दे दिया, लेकिन क्या होता है 1608 में खुद ब खुद मतलब ये निपट जाती है, ठीक है। क्या नाम था इनका, कहाँ गया, महाराजी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। तो 1608 में निपट जाती है। बाद में उनका जो आगे का जो अगला जो राजा बनता है जेम्स प्रथम बनता है, ठीक है। जेम्स प्रथम जो था, महारानी एलिजाबेथ के कार्यों को आगे बढ़ाती है, कैप्टन हॉकिंस को मतलब मुगल सम्राट के दरबार में भेजती है, ठीक है। लेकिन बेचारा जेम्स प्रथम को इतना भी उस समय फेसबुक व्हाट्सएप तो था नहीं, उसको ये भी नहीं पता था से अकबर की मृत्यु हो चुकी है। अब उसका बेटा जो है से जहांगीर जो है सो शासक बन चुका है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस के पास जो जेम्स प्रथम का जो लेटर जो था किसके नाम से था, वो अकबर के नाम से ही था। लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई रहती है, लेकिन पता नहीं रहता था जेम्स प्रथम जो लेटर जो देता है, ठीक है, हॉकिंस को, उस लेटर में, ठीक है, पत्र में, ठीक है, किसका नाम अंकित रहता, तो अकबर का ही नाम अंकित होता है।
अब यहाँ पे देखेंगे राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आया, लेकिन जहांगीर जो था, ठीक है, व्यापार करने की अनुमति नहीं देता उस समय, ठीक है, क्योंकि उस समय किसका प्रतिनिधित्व रहेगा, किसका वर्चस्व रहेगा, किसका वर्चस्व रहेगा, ठीक है, तो पुर्तगालियों का वर्चस्व रहेगा। और पुर्तगाली बार बार मुगल सम्राट को मतलब काफी मतलब बोलते रहते, वो अच्छे मतलब क्या है, सो बहुत ही ध्रुत है, ब्रिटिश उसको व्यापार करने की अनुमति नहीं दीजिए, आपका राज्य के खिलाफ मतलब ये हो सकता वो हो सकता। फिर भी अगर थोड़ा सा झुकाव जो होता है जहांगीर के ब्रिटिश की तरफ होता है, तो उसके बाद पुर्तगाली जो थे ना धमकाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जहांगीर भी नहीं चाहता सब बेमतलब का मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब शुरू हुआ, इसलिए शुरू में अंग्रेजों का भाव ही नहीं देते हैं, ठीक है, समझ गए। भारत आने वाला पहला जहाज की बात करेंगे तो भारत आने वाला पहला जहाज का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे, रेड ड्रैगन था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन सारे चीज होने के बाद भी काफी कोशिश करने के बाद जहांगीर बोलता है चलो ठीक है, जब तुम इतना ही मतलब प्रेस दे रहे हो तो चलो तुमको भी मौका देते हैं, ठीक है। 1611 में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट में शपथ अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। मसूलीपट्टनम की बात करेंगे तो वर्तमान स्वरूप में आपको आंध्र प्रदेश राज्य में आपको मसूलीपट्टनम आपको देखेगा। जहां भी व्यापारी कोठी की स्थापित की जाएगी वो कहीं ना कहीं समुद्र से लगा जगह होगा, ठीक है, क्योंकि व्यापार करना, कोठी का मतलब क्या होता था, व्यापारी कोठी मतलब ये सामान रखते थे। ये सालों भर मतलब क्या करते थे, 3 महीने 4 महीने क्या करते थे, सभी जगह से सामान वगैरह खरीदते थे, एक जगह उसको जमा करते थे, ठीक है। जब सामान जब एक जहाज पे पूरा लद जाने के लायक हो जाता था, पूरा जब भर जाता था, उसको जहाज के द्वारा मतलब क्या करते थे, ब्रिटेन भेज देते थे, ठीक है, क्योंकि एक एक दो सामान को तो नहीं ना भेज सकते हैं, बहुत ज्यादा जब सामान हो जाता था, इसलिए उनको व्यापारी कोठी कहते थे, ठीक है। व्यापारी कोठी कहते थे। व्यापारी कोठी कैसी होती थी, 4 दीवारी होती थी, ठीक है। बाद में धीरे धीरे वहां पे इन लोगों ने सैनिक रखना शुरू कर दिया। जब लोकल शासक ने बोला ये क्यों कर रहे हो, तो बोला सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना, सब बार बार कोई आदमी आके ना सामान लूट के चला जाता, सुरक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पे सामान की सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक रखना शुरू कर रहा है। शुरू में सैनिक जो होते थे, बाद में उसको हथियार देना शुरू कर दिया, बाद में उनकी संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से भारत में औपनिवेशिकरण मतलब धीरे धीरे भारत का होता गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, जहांगीर जो था, जहांगीर की बात करेंगे तो यहाँ पे बीच में एक लड़ाई होती है, 1612 में एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ सवाली होती है, जिसमें मतलब पुर्तगालियों को पराजित किया जाता है, ठीक है। इस बात से जहांगीर काफी खुश होता है, ठीक है। 1613 में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में, ठीक है, सूरत में एक व्यापारी कोठी स्थापित करने की इजाजत देती, लेकिन बीपीएससी इतना ही से नहीं मानता। बीपीएससी पूछेगा सूरत में जो अंग्रेजों को व्यापारी कोठी स्थापित करने की इजाजत दी थी जहांगीर ने, ये तो सबको पता, बोलो व्यापारी कोठी का, ठीक है, क्यूरेटर किसे बनाया गया था, ठीक है, किसके अधीन में व्यापारी कोठी चलता था, उसका इंचार्ज कौन था, तो उसके इंचार्ज की बात करेंगे, थॉमस एल्बर्ट था, ठीक है। इसका नाम ध्यान में रखेगा, यही आपके लिए इंपोर्टेंट निकल कर आता, क्या नाम था उसका, थॉमस एल्बर्ट था। क्या नाम था उसका, थॉमस एल्बर्ट उसका नाम था। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चैनल आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने चैनल ज्वाइन कर लिया, यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जो आप क्लास जो देख रहे हैं रिवीजन के लिए सेम प्लेस पे आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी क्लासेस आपको यहीं पे अपलोड होती है, ठीक है, समझ गए। तो उसका नाम क्या था, थॉमस एल्बर्ट। मेरे पढ़ाने के बाद केवल आप एक बार वीडियो आप सुन लीजिएगा, ठीक है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ग्रुप में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो उसको लूसेंट दीजिएगा, बोलेगा जहां से पूछना है पूछो, ठीक है, गलती नहीं होगा आपका, ठीक है। जहां पे आप फंसेंगे बस आप इतना कहिएगा ऑप्शन दे दो, ठीक है, देखिएगा आपसे सारी चीजें सही होगी। अब यहाँ पे चलेंगे तो देखेंगे पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पे सूरत में 1613 में व्यापारी कोठी स्थापित किया। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे कैसे बनाएगा, ठीक है, बीपीएससी प्रश्न पूछेगा, चलो इतना तो पता है, सूरत में जो व्यापारी कोठी जो स्थापित किया गया, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा 1611 में वो पहला था, बताओ किस तट पे था, पूर्वी तट पे था, पश्चिमी तट पे था, दक्षिणी तट पे था, या फिर उत्तरी तट पे था, किस पे तट पे था, तो पूर्वी तट पे था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि पश्चिमी तट पे बात करेंगे, मसूलीपट्टनम की बात करेंगे, 1611 वाला में पूर्वी तट पे था, जबकि सूरत में 1613 में जो स्थापित हुई वो मतलब किस तट पे था, क्या बताएंगे, तो वो आपका पश्चिमी तट पे था, ठीक है। लेकिन 1608 में, ठीक है, 1608 में, ठीक है, व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास पहले भी किया था, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में आने की वजह से, ठीक है, मुगल शासक जो थे परमिशन नहीं देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो उसके 1611 में अस्थायी था, अस्थायी रूप से पहला जो था सूरत में था, 1613 में था। अब यहाँ पे चलेंगे फिर से मतलब ये चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे इतना सब करने के बाद भी ब्रिटिश को व्यापार को एक्सटेंड करने का अनुमति नहीं मिलता है, ठीक है। क्या होता है,
व्यापार को एक्सटेंड करने का अनुमति नहीं मिलता था। फिर एक राजदूत को मतलब बनाकर मतलब ब्रिटिश शासक जो फिर से भेजते हैं, जेम्स प्रथम का फिर दूसरा राजदूत बनकर आता है। हॉकिंस के बाद क्या आता है, टॉमस रो आता है। ठीक है, टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट, ठीक है, जहांगीर के दरबार भेजा गया। वो फरवरी में 1619 तक भारत में रहा। ठीक है, 1615 में आया, 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। ठीक है, जहांगीर एवं खुर्रम से दोनों से मतलब अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में मतलब सफल रहा। ठीक है, अब ये सारी चीजें चल रही थी तो दक्षिण भारत में फ्रांसीसी बड़ा मौजूद थे। उन्होंने बोला अगर फ्रांसीसी को हमको टैकल करना है, सॉरी फ्रांसीसी तो पर आए नहीं थे, सॉरी दक्षिण भारत में फ्रांसीसी बाद में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो बाद में तो आप देखेंगे ही कर्नाटक के भी लोग फंसेंगे, लेकिन उससे पहले 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने, ठीक है, अंग्रेजों के सुनहरा, ठीक है, फरमान जारी किया। इसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पे सफलतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। ठीक है, ये अंग्रेजों के लिए, ठीक है, अंग्रेजों के लिए किसी भारत के शासक के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा अधिकार था अभी तक। मतलब पूरी तरह 500 वार्षिक पैगोडा दे सकते हैं, मतलब 500 स्वर्ण मुद्रा दे दिए साल भर में। ठीक है, पैगोडा जो था स्वर्ण मुद्रा ही था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि किसके द्वारा चलाया गया था पैगोडा को, डच के द्वारा। उसके बाद मतलब बोलता है तुमको जहां भी व्यापार करना है, ठीक है, ये तट पे आप व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा गोल्डन फरमान जारी किया। ठीक है, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पे सफलतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। ये 1700 मैग्ना कार्ट जो बोला गया वो 1717 का था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, 1632 में सुनहरा फरमान है और जो है 1717 वाला वो क्या है, मैग्ना कार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे 1639 आ जाता है। ठीक है, अंग्रेज फ्रांसिस डे ने, ठीक है, चंदन नगर के राजा को मद्रास पट्टे पे ले लिया और वहीं एक किला बंद कोठी का निर्माण किया। तो फ्रांसिस डे की बात करेंगे, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को मतलब पट्टा पे लिया। मद्रास डेट टाइम डेवलप नहीं था, गांव हुआ करता था। ठीक है, छोटा सा गांव हुआ करता था। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते गया। ठीक है, तो एक तरह से गांव ही था। 1639 में क्या क्या उसको पट्टे पे ले लिया। ठीक है, और वहां पे मतलब किलाबंदी करके कोठी का निर्माण किया। और इस कोठी का नाम जो रखा, ठीक है, क्या रखा, फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। क्या रखा, फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। ठीक है, फोर्ट का मतलब किला हुआ, कोठी हुआ, सेंट जॉर्ज जो था वहां का शासक था, उसके नाम पे रखा गया। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पे अंग्रेजी मतलब मुख्यालय बन गया। आगे चल के यही फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात करेंगे, अंग्रेजी मुख्यालय बना। क्या था, फ्रांसिस डे। ठीक है, मद्रास शहर का संस्थापक भी फ्रांसिस डे को ही माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखेगा। अब क्या आता है, 1661 आ जाता है। अब पुर्तगाली राजकुमारी की बात करें, कैथरीन ऑफ द ब्रिगेंजा। ठीक है, क्या नाम था, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है। 1661 में होता है। क्या होता है, 1661 में विवाह होता है ना। उस समय मतलब इस अवसर पे, ठीक है, इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने मतलब चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान कर दी। उस समय बंबई क्या हुआ करता, टापू हुआ करता था, बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। ठीक है, तो आगे चल के देखिए क्या कब हुआ था, विवाह कब हुआ था, 1661 में दहेज के रूप में मिला, कभी कभी पूछ देता सजाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, 1668 में, ठीक है, 7 वर्षों के बाद चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया है। क्योंकि चार्ल्स द्वितीय कहाँ था, लंदन में था, उसके लिए बंबई उस समय उतनी उपयोगिता नहीं थी। अब बंबई भी उस समय टापू था, 7 टापू का शहर हुआ करता था, 7 टापू था ना, बिल्कुल। ठीक है, तो बाद में यही चल के 1668 में जो 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर जब दे दिया गया, यही बंबई 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बना दिया। ठीक है, बना दिया पश्चिमी तट का मुख्यालय जो सूरत में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कोरोमंडल तट पे कौन सा मुख्यालय था, कोरोमंडल तट पे ये था अंग्रेज का सेठ। पूर्वी तट पे कौन था, पूर्वी तट पे कौन था, मसूली मसूली मसूलीपट्टनम। 1613 वाला कौन था, 1613 वाला पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट का मुख्यालय जो था 1687 तक सूरत हुआ करता था, लेकिन सूरत से हटाकर, ठीक है, 1687 में बॉम्बे को बना दिया जाता है। अब यहीं पे, ठीक है, ध्यान रखें, गिराल्ड ऑंगियर 1669 से लेकर 1677 ईस्वी तक सूरत का प्रेसिडेंट है, बंबई का गवर्नर ने बंबई शहर की स्थापना की। तो वहां पे हमने मद्रास पढ़ा था। ठीक है, क्या नाम था, फ्रांसिस डे।
और यहाँ पे मतलब ध्यान में रखिएगा ऑंगियर साहब जो थे, ठीक है, ध्यान में रखिए। आप देख रहे हैं धीरे धीरे प्रेसिडेंसी की नींव रखी जा रही है, ठीक है, प्रेसिडेंसी की नींव रखी, उधर मतलब मद्रास को मजबूत किया, अभी लोग बॉम्बे को मजबूत कर रहे, उसकर कलकत्ता को करेंगे 1698 में। इस तरीके से तीनों शहर जो था शुरुआती ब्रिटिश के द्वारा विकसित किया गया, यही तीनों शहर जो आगे चल के मतलब क्या बनेगा, तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यही तीनों शहर आगे चल के क्या बनेगा, तो यही तीनों शहर आगे चल के ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के रूप में आपको एक्टिव होते हुए आपको दिखेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे गेराल्ड ऑगियर ने 1669 से लेकर 77 ईस्वी तक, ठीक है, सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर के रूप में बंबई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। अब मैं बताऊंगा निशान क्या होता है। तो सबसे पहले था गेराल्ड ऑगियर जो था ना, ये सूरत का प्रेसिडेंट भी था, ठीक है, और बंबई का गवर्नर भी था, ठीक है, 1669 से लेकर 77 के बीच। इसी को मतलब बंबई को स्थापना करने का श्रेय भी जाता है। अब यहाँ पे देखें बंगाल का किस शासक ने, ठीक है, बंगाल के किस शासक ने, ठीक है, मतलब बंगाल का तो शासक मतलब गवर्नर हुआ करता था, मुगलों के अधीन था बंगाल, ठीक है। तो ध्यान रखें 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी, और इस व्यापारिक छूट को क्या बोलते थे? निशान। क्या था? तो एक प्रकार का दस्तखत था, ठीक है, दस्तखत कोई नहीं कर सकता था, ठीक है, ध्यान रखें, तखन निशान होता था, दस्तखत होता था, उसके बिहा पे व्यापार होता था। तो इसकी अनुमति दे दी गई शाहजहां को, ठीक है। आप चलते कलकत्ता चलते 1698 आ जाता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन गांव का नाम क्या था? सुल्तानुटी, कालीकट, और एक का नाम था गोविंदपुर, ठीक है। इसकी जमींदारी की बात करेंगे, इसकी जमींदारी 1200 रुपए का भुगतान करके, ठीक है, 1200 रुपए भुगतान करके, ठीक है, भुगतान करके, ठीक है, प्राप्त किया, और यहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ध्यान में रखेगा चार्ल्स आयर, ठीक है, चार्ल्स आयर की बात करेंगे, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट हुआ। ये भी पूछा जाता है, चार्ल्स आयर कहाँ, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट का नाम क्या था? नाम था चार्ल्स आयर था प्रथम प्रेसिडेंट का नाम, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम था? चार्ल्स आयर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और भी प्रेसिडेंट का नाम बताया था, ठीक है, ध्यान में रखेगा। यहाँ पे थॉमस एल्बर्ट था, ये कहाँ का प्रेसिडेंट था ये? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सूरत वाला में था। कहाँ का था ये? सूरत वाला में था, ठीक है। अब फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? यहाँ पे फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कहलाया, जो कि वर्तमान स्वरूप में कोलकाता के नाम से जानते हैं, जिसकी नींव किसने रखी थी? इस शहर की नींव किसने रखी थी? चार्नॉक ने रखी थी, ठीक है, बिल्कुल। आप चलेंगे फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी की बात करें, वो भी पीछे नहीं था, उसने भी प्रथम कोठी, ठीक है, फ्रैंको कोरे के नाम से सूरत में 1668 में स्थापित की। तो सूरत में फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी स्थापित की 1668 में, ठीक है। फ्रांसीसी भारत में आते हैं 1667 में आते हैं। कब आते हैं? और 68 पे एक फैक्ट्री लगाया। में भारत में आया था, ठीक है, 68 में फैक्ट्री लगाया था, 1664 में कंपनी बनी थी, ठीक है। 1664 में नहीं आया था, 1664 में कंपनी बनी थी, ठीक है। 67 में भारत में आया था, 68 में, ठीक है, पहला कंपनी लगाया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कंपनी 1664 में बनी थी, भारत में 67 में आया था, चेक कर लीजिए, ठीक है जी सर, सही है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? दिख नहीं रहा? पहले 1668 में कंपनी बनी थी, 1664 फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, भारत में 67 में आया था, ठीक है, ध्यान में रखें। 67 में भारत में आया था कंपनी, 68 में इसने पहले अपने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे ध्यान है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी की बात करेंगे, फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी और 1668 में स्थापित की गई थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे 1674 में फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक का नाम क्या था? क्या नाम था इसका? फ्रैंकिस, ध्यान में पुस्तक का भी, बिल्कुल, फ्रैंकिस मार्टिन नाम था। इसने मतलब बालीकोंडापुर का सूबेदार था, उसका नाम था शेर खान लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव को मतलब क्या क्या प्राप्त किया। ये पुडुचेरी बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहने वाला है, ठीक है। 1674 में प्राप्त करता है, यह ब्रिटिश के कब्जा, ये फ्रांसीसी के कब्जा में कब तक रहता पड़ा आपको? 1954 तक रहता है, नहीं 1954 तक, 1954 तक रहता फ्रांसीसी के कब्जा में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने, ठीक है, बालीकोंडापुरम के सूबेदार का नाम क्या था? क्या? शेर खान लोधी, शेर खान लोधी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिए क्या नाम था उसका, शेर खान लोदी नाम था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वहां से मतलब उन्हीं से मतलब ये पौंडीचेरी को खरीदता है, और उसके बाद मतलब यहाँ पे आगे एक गांव का नाम क्या रखता है, यही आगे चल के पुडुचेरी रखता है, जो कि आगे चल के सॉरी पांडिचेरी रखता है, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रांसीसी वाला, क्या अभी भी कंफ्यूजन है? 1664 में आया था, सर जी क्लियर है। सही है। देख लेंगे। तो उसको क्लियर करना चाहिए। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर उस पर जोर दे के अगर बोल रहा हूँ तो सही होगा, ठीक है। ऐसे में ज्यादा फैक्ट के साथ नहीं रहता हूँ, अगर मुझे लगता था डाउट है तो हम बोलते चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी से एक फैक्ट और भी बता देता हूँ। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, उसके असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? सरकारी होना। आज भी सरकारी कंपनी डूब जाती है, इसलिए सरकार क्या करती है? प्राइवेटीकरण पे जोर देती है, ठीक है। सरकारी कंपनी थी फ्रांसीसी, इसलिए डूब गई, ठीक है। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या बताया, 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक का नाम का फ्रैंकोइस मार्टिन था, जिसने मतलब क्या क्या बालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव को प्राप्त किया, जो आगे चल के मतलब क्या बना? तो पांडिचेरी बना, ठीक है। हाँ, पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों की कब्जा कब तक रहेगी? तो 1954 तक रहेगी। आप देखेंगे फ्रांसीसी जो था बंगाल में, नॉर्थ इंडिया में तो इतना मजबूत नहीं था, लेकिन अंग्रेज ये दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा शेर थे, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के साथ मतलब क्या होगा, तो इनका मतलब संघर्ष मतलब क्या होगा? शुरू होगा। क्या होगा? तो इनके साथ मतलब फ्रांसीसियों के साथ मतलब क्या होगा? संघर्ष मतलब क्या होगा? शुरू होगा। मुकेश कुमार जी आपकी तरफ से बहुत आवाज आती है, तो जब भी आप बात करें देन यू शुड अब माइक को बंद कर दे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ होगा। तो क्या आंग्ल फ्रांसीसी सब ये जो था ये केवल भारत में हो रहा था? नहीं, ये ठीक है, ये ध्यान में रखें। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की बात करेंगे तो ये यूरोप में हो रहा था, उसी का परिणाम आपको भारत में भी आपको देखने को मिलता है। इसको भारत में, ठीक है, ध्यान में रखेगा, इसको किस नाम से जाना गया? तो इसको मतलब कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। अगर ये फ्रांसीसी और ब्रिटिश की बात करते, अगर वहां पे क्या बोलते थे, वहां पे अगर लड़ते थे, क्या नाम है, यूरोप में लड़ते थे, तो ये भारत में भी लड़ते थे, ठीक है। अगर भारत यूरोप में अगर इनके साथ समझौता हो जाता था, ठीक है, तो भारत में भी इनमें क्या हो जाता था? समझौता हो जाता था। इसी तरीके से सारी प्रक्रिया मतलब चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे कर्नाटक के मैदान को इन्होंने युद्ध का भूमि बना दिया, ठीक है। इसी संदर्भ में पहला कर्नाटक युद्ध होता है, जो कि पहला कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो 1746 में शुरू होती है, 1748 में चलती है। अगर पूछा जाएगा पहला कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था, अगर ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो बताइए कि भाई साहब 1740 में, ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर मतलब इंग्लैंड में मतलब क्या होता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में मतलब क्या होता है? युद्ध का प्रारंभ होता है, ठीक है। जो यूरोप में, ठीक है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य मतलब संघर्ष प्रारंभ हुआ, इसी संघर्ष के कारण भारत में ही दोनों कंपनियों के मध्य 1746 में मतलब युद्ध प्रारंभ हो गया। समझ रहे हैं? मतलब युद्ध इन कहाँ पे शुरू हुआ? इंग्लैंड में शुरू हुआ, ठीक है, मतलब यूरोप में शुरू हुआ, सॉरी, और उसी का परिणाम स्वरूप आपको भारत में भी मतलब क्या होता है? 1746 में मतलब क्या होता है? युद्ध का परिणाम हो जाता, मतलब क्या होता है? शुरू हो जाता। तो इससे सिंपल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय बताइए, कब से कब तक? 1746 से 48। 1746 से लेकर 1748 तक, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बताइए। ऑस्ट्रिया तथा उत्तराधिकार युद्ध। बिल्कुल, तो 1740 में ऑस्ट्रेलिया पे उत्तराधिकार को प्रश्न को लेकर दोनों के बीच में प्रारंभ होता है, ठीक है। भारत में युद्ध 1746 में प्रारंभ होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया एक मतलब लड़ाई जो होती है, जिसको प्रमुख, जिसको सेंट टोपे का युद्ध जो है बहुत प्रमुख युद्ध है, ठीक है। फ्रांसीसी सेना को जीत मिली थी इस युद्ध में। किसको जीत मिली थी? सेंट टोपे के युद्ध में। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो 1748 में समाप्त हो जाती है। एक संधि होती है, संधि को किस नाम से जानते हैं? जिस संधि के बाद युद्ध की समाप्ति हो जाती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, उसको एक्सला-सेपल की संधि बोलेंगे, ठीक है। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से मतलब क्या हुआ? तो सुलझा लिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सुलझा लिया गया, इसको आपको ध्यान में रखेगा। इसी संधि के बाद चीजें मतलब क्या होती है? सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना। आप चलेंगे, सारी चीजें चल रही थी तो साथ में क्या होता है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय काल कब से कब तक होगा? 1749 से लेकर 1754। 1749 से लेकर 54।
लेके 1754 में फिर से शुरू हो जाता है। 1 लाख साल पहले की संधि में इन लोगों ने शपथ खाया था से एक दूसरे के डिग्निटी करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे पे कभी कभी भी किसी उपनिवेश पे भी हमला नहीं करेंगे, भारत में भी शांति बनाकर रखेंगे। लेकिन सारा इन लोग का कसमे वादे 1 साल के बाद ही मतलब क्या होता है, टूट जाता है। 1748 में संधि किया, 1749 में फिर लड़ पड़े। ठीक है, इस युद्ध का कारण की बात करें, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी का विवाद था। अब यहाँ पे कर्नाटक और हैदराबाद आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, सॉरी, आपस में लड़ नहीं रहे थे, मतलब हैदराबाद से ही लड़ रहा था उत्तराधिकारी को लेके, और कर्नाटक को लेके ही लड़ रहा था। ठीक है, इन लोगों ने मतलब क्या किया, से हैदराबाद के एक लोगों को सपोर्ट कर दिया था, दूसरे ने दूसरे को सपोर्ट कर दिया, कर्नाटक को एक को सपोर्ट किया था, दूसरे ने दूसरे को सपोर्ट कर दिया। तो इसी वजह से मतलब क्या होता है, युद्ध का मतलब प्रारंभ हो गया। हैदराबाद का नवाब जो था आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसके लेकर उसका पुत्र जो था नासिर जंग। और बात करेंगे भतीजे की, बात करेंगे, उसका नाम क्या था, मुजफ्फर जंग। के बीच में मतलब विवाद हो गया। क्लास के लेता नंबर ध्यान में रखें क्या नाम था, तो नासिर जंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के बीच में मतलब क्या होता है, विवाद हो जाता है। और उसी तरह कर्नाटक के बात करें, कर्नाटक का नवाब की बात करेंगे, उसके क्या बात है, नाम अनवरुद्दीन था, तथा उसका बहनोई की बात चंदा बाबू, इन दोनों के मध्य विवाद शुरू हो गया। आप यहाँ पे हैदराबाद में दिक्कत क्या था, से मतलब नासिर जंग बनेगा या फिर मुजफ्फरपुर जंग बनेगा नवाब। कर्नाटक में दिक्कत था, अनवरुद्दीन बनेगा या फिर चंदा शाही बनेगा। ठीक है, अब दोनों को दोनों कंपनी जो थे इस चीज का लाभ उठाकर बीच में कूदे। हैदराबाद के कर्नाटक में चले इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाने होते डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर दिया। तो हैदराबाद में अगर बात करेंगे तो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश किसे सपोर्ट करेगा, नासिर जंग को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से कर्नाटक में चंदा साहब को सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान में, कर्नाटक में चंदा साहब को डुप्ले ने सपोर्ट किया, तो अनवरुद्दीन को किसने सपोर्ट कर दिया, ब्रिटिश ने सपोर्ट कर दिया। अंग्रेज। ये दोनों लड़ेंगे, अनवरुद्दीन और मतलब चंदा साहब आपस में लड़ेंगे, और दोनों का सपोर्ट पीछे से कौन करेगा, तो ब्रिटिश और मतलब कौन करेंगे, फ्रेंच करेंगे। ठीक है, इसी समय बीच की होती है 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से युद्ध होता है, जिसमें अनवरुद्दीन जो था मारा गया। अनवरुद्दीन मारा गया, तो यहाँ पे अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर रहा था, ब्रिटिश कर रहा था। अनवरुद्दीन की कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई। उसका चंदा साहिब कर्नाटक का अगला नवाब बना। ठीक है, तो कर्नाटक तो निपट गया, जिसमें सीधे सीधे किसे जीत मिली, फ्रेंच को जीत मिली, और फ्रेंच से समर्थित जो पपेट जो था चंदा साहब, वो मतलब क्या बना, कर्नाटक का नवाब बन गया। आप चलेंगे, नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष हुआ और मारा गया, और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। तो नासिर जंग भी मारा गया, मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन गया। तो कर्नाटक और हैदराबाद में दोनों जगह पे जीत किसकी हुई, तो फ्रेंच की जीत हुई। और दोनों जगह पे जो नवाब बना वो किसकी कठपुतली थी। ठीक है, तो कठपुतली सरकार बनी, फ्रेंच की कठपुतली सरकार थी। तो ध्यान रखिएगा, पहले वाला में क्या होता, चंदा साहब नवाब बना, अनवरुद्दीन मारा गया। ठीक है, कर्नाटक में। और फिर हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया, और नवाब कौन बना, मुजफ्फर जंग बना। अब मुजफ्फर जंग जो था, ठीक है, बात करें अनवरुद्दीन, क्या नाम है इसका, चंदा साहिब भी था, दोनों के दोनों किसके सपोर्टर थे, तो दोनों के दोनों फ्रेंच सपोर्टर थे। ठीक है, ब्रिटिश के सपोर्ट करने वाला अनवरुद्दीन और नासिर जंग बेचारा दोनों के दोनों क्या होता, मारा जाता है। ठीक है, अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर तिरुचिरापल्ली में शरण ली। ठीक है, अनवरुद्दीन का पुत्र था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव ने इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा, तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया। अब कर्नाटक की राजधानी जो थी अर्काट पे था, उस पर मतलब किसका अधिकार हो गया, क्लाइव का अधिकार हो गया, क्योंकि दुर्ग को नहीं तोड़ पाया। ठीक है, यहाँ पे अनवरुद्दीन का पुत्र जो था मोहम्मद अली, उसकी भी जान खतरे में थी, फ्रांसीसी सेना बार बार उसका पीछे कर रही थी। तो उसने देखा से मतलब अगर बात करें कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लेते तो फ्रांसीसी सेना मतलब अर्काट को बचाने के लिए तो जरूर वापस आएगी। तो यही पे मतलब उसने सारी चीजों का मतलब किया। ठीक है, समझ रहे थे। उसी के बीच में बात के 1752 में स्ट्रेंजर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को बचा लिया, और फ्रांसीसी सेना ने ठीक अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रेंजर लॉरेंस का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक है ब्रिटिश भारतीय आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इसको आई थिंक इसको आधुनिकरण का पिता कहते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी का, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का आधुनिकरण करने का, मॉडर्नाइज करने का जनक स्ट्रेंजर लॉरेंस को ही मारा जाता है। एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे ये याद आ रहा है। ठीक है, आधुनिकरण करने का श्रेय इसको जाता है, स्ट्रेंजर लॉरेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेगा, स्ट्रेंजर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को तो बचा तो लिया, ठीक है, और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, इस हार के कारण डुप्ले को वापस बुला लिया गया। ठीक है, डुप्ले की बात करें, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत ही बेहतरीन मतलब एक सेना नायक था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसको डुप्ले को इस समय मतलब बुला लेना
जबकि एक तरह से देखेंगे साउथ में देखेंगे से एक तरह से मतलब फ्रांसीसी पटाखा लहरा रही थी, बहुत बड़ा फ्रांसीसी सरकार की एक बहुत बड़ा गलती थी। इसके जगह पे जो व्यक्ति को जो बना के जो भेजा गया ना, बहुत ही आक्रामक था, ठीक है, और बिल्कुल भी मतलब डुप्ले के आसपास का भी व्यक्ति नहीं था, ठीक है। तो 1754 में गोदहू को अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा गया। और जनवरी 1755 में एक संधि होती है जिसको पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। पौंडीचेरी की संधि के बाद मतलब क्या होता है, ये द्वितीय, ठीक है, कर्नाटक युद्ध मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला वाला में कौन सी संधि होती है, लाचापला की संधि होती है, और दूसरे वाले में कौन सी संधि होती है, गोडहू का। अरे गोडोहू तो नाम था, संधि तो ही ना था। दूसरे बारे में पौंडीचेरी की संधि होती है। कौन सी संधि होती है, बहुत सुंदर, पौंडीचेरी की संधि होती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा ब्रज 1748 से लेकर ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध प्रभावी था। और 1748 में एक्सलासेपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त होगा। इसी के तहत संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर दूसरा कर्नाटक युद्ध का समय काल की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान, कब से था, 49 से लेकर 54 तक था। इस संधि में फ्रांसीसी गवर्नर, ठीक है, इस संधि में फ्रांसीसी गवर्नर की बात करेंगे, डुप्ले हार गया और उसे मतलब वापस बुला ले गया, ठीक है। उसके जगह मतलब कौन भारत का अगला गवर्नर बनाकर भेजा गया, गोदहू के बजाय गया, ठीक है। मैं कॉल ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे कौन सी डुप्ले के बाद किसे गवर्नर बना के भेजा जाता है, गोडेहू। गधा जो होता है ना, ग से शुरू होता है, ठीक है। गोदहू भी उतना ही बड़ा गधा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गधा ही नहीं था, आक्रामक भी था। गधा तो कम से कम शांत होता, उसको बोला सर तो सर रहता, ये बेवजह सबसे लड़ना शुरू करता था, बहुत ही आक्रामक किस्म का व्यक्ति था। दूसरी बात, सैनिकों के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे। कम से कम देखिए, अगर आपका सेनापति का काम क्या होता है, मतलब एकदम लीड करे, ठीक है। ये जो था केवल आदेश सुनाया करता था, ठीक है, लीडिंग की कैपेबिलिटी इसके अंदर नहीं थी, ठीक है। न तो कभी युद्ध भूमि में जाता था, नहीं कभी भी जाता था। सैनिकों के साथ इसका मित्रवत संबंध भी नहीं थे, ठीक है। इस वजह से, ठीक है, इस सही तरीके से मतलब क्या हुआ, लीड नहीं कर पाया, ठीक है। और पौंडीचेरी की संधि होती है 1755 में, पौंडीचेरी की संधि होती है। इसी के साथ मतलब क्या होता है, युद्ध विराम भी मतलब क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो पहले वाला में एक्सलासेपल की संधि, दूसरा वाला में पौंडीचेरी की संधि। प्रथम का समय की बात करेंगे 1746 से 48 तक, और दूसरे वाला के समय की बात करें 49 से लेके 54 तक। तीसरा वाला जो था, तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करें 56 से लेकर 63 था। लेकिन एग्जाम में अगर प्रश्न है तो 58 से 63 कीजिएगा, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि 56 में तो शुरू हुआ था, लेकिन भारत में जो था ना, ये सप्तवर्षीय युद्ध भारत में 58 से लेकर 63 तक चला था। कब से कब तक चला था भारत में, 58 टू, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1758 से लेकर 1763 तक चला था। ये सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था, ठीक है। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, ठीक है, जो कि मतलब 56 से लेकर 63 तक चला था। उसी का परिणाम एक भारत में युद्ध हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिश का एक तरह से मतलब देखेंगे तो वर्चस्व मतलब पूरी तरीके से ऊपर रहेगा, और फ्रांसीसी को मतलब क्या होगा, भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। ये युद्ध एक तरह से देखेंगे तो बहुत अधिक निर्णायक युद्ध होता है, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध जो था कहाँ पे चल रहा था, तो ये आपको चल रहा था कहाँ पे, इंग्लैंड फ्रांस, इंग्लैंड फ्रांस के बीच में चल रहा था। इस युद्ध में, ठीक है, कौन होता है ना, ब्रिटिश मतलब क्या होता है, जीत जाता है, फ्रेंच मतलब हार जाती है, ठीक है। और फ्रांस इसी युद्ध का बदला लेने के लिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जहां पर उपनिवेश की सेना और मतलब ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हो रही थी, वहां पे मतलब अमेरिकियों को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, फ्रेंच अपना एक बड़ा सेना भेजता है, ठीक है। और भारत में भी इसका परिणाम आपको देखने को मिलता है, जो कि 58 से लेकर 63 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध भारत में प्रारंभ होता है। और 56 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था, पेरिस के संधि के साथ युद्ध जो था समाप्त हो गया, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला वाला में एक्सलासेपल की संधि, देर मतलब कौन सी संधि होती है, पौंडीचेरी की संधि। अब चलेंगे पेरिस की संधि करवाएंगे, ठीक है।
और 1760 में एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई होती है जिसमें मतलब ये तय कर देता है कि इस भारत में फ्रेंच रहेगा या फिर मतलब ब्रिटिश रहेगा। इस लड़ाई को हम लोग बांडीवास की लड़ाई के नाम से जानते हैं। कौन सा लड़ाई के नाम से जानते हैं? बांडीवास का युद्ध। बांडीवास की लड़ाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेज के पास उतना ही मतलब फ्रांस के पास उतना ही बड़ा गधा होता है, ब्रिटिश का उतना ही काबल व्यक्ति होता है जो कि कभी भविष्य में युद्ध हारा ही नहीं, ठीक है। उसका नाम था आयरकुट था, ठीक है। एक नाम आएगा आयरकुट का, नाम आएगा मुनरो का नाम आएगा, ठीक है। थॉमस मुनरो आयरकुट, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी थे, ठीक है। इनकी उम्र की बात करेंगे ना 70 के आसपास इनकी उम्र हुआ करती थी, ठीक है। ठीक है, इतने, हाँ आयरकुट बहुत सीनियर, इतने 70-80 के बीच में इसका एज होगा, ठीक है। बहुत सीनियर था ये, ठीक है। इसने मतलब क्या किया, बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को मतलब बुरी तरीके से मतलब प्रभाव मतलब क्या क्या पराजित किया। 1761 में बात करेंगे, 1760 में होता है। अब पौंडीचेरी को मतलब फ्रांसीसियों ने छीन लिया, हालांकि बाद में लौटा देता है, ठीक है। 1730 पे एक संधि होती है जिसको पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। 63 याद रखिएगा, ठीक है। पेरिस में 1763 में पेरिस की संधि होती है। अंग्रेजों ने चंदननगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक मतलब फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। और केवल कहाँ पे रह गए, ठीक है, केवल आप देखोगे तो पांडिचेरी के आसपास ही मतलब सिमट कर मतलब क्या रहते हैं, मतलब यहाँ पे फ्रेंच रह जाते हैं। और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो पांडिचेरी में सिमट के रह गए। और उसके बाद मतलब कभी भी मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, भारतीय शासन सॉरी भारतीय औपनिवेशिक की लड़ाई में मतलब फ्रेंच का आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। समझ गए। 1763 में पेरिस की संधि होती है, इनको पौंडीचेरी लौटा दिया जाता है। अब पौंडीचेरी कब तक इनके कब्जे में रहेंगे, तो भारत में 1954 तक कब्जे में रहेंगे। 1954। पौंडीचेरी अगर इसके कब्जे में रहेगा तो फायदा भी होगा। क्या फायदा होगा पता है? जब ब्रिटिश आर्मी जब किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादती करता था या फिर हमारे जो क्रांतिकारी जो थे वो भाग के कहाँ चल जाते थे, पौंडीचेरी चले जाते थे। अब पौंडीचेरी में ब्रिटिश आर्मी नहीं जा पाती थी कि किसका टेरिटरी है, फ्रेंच टेरिटरी है। किसी की टेरिटरी में जाने से पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जब परमिशन तभी आपको मिलेगा जब आपका रिलेशन संबंध अच्छे होंगे। अगर डायरेक्ट अगर किसी के टेरिटरी में चले जाते तो उसे युद्ध का संभव हो जाएगा। इसलिए सब भाग भाग के कहाँ जाता था, फ्रांस जाता था। समझ रहे हैं ना। आप देखेंगे इनका नाम, ठीक है, क्या नाम, अरविंद घोष का नाम, वो श्री अरविंदो आश्रम, श्री ओरिबुलो आश्रम की स्थापना कहाँ पे करता है, पौंडीचेरी में करते हैं ना। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उनका अलीपुर बम कांड में उनका नाम आता है, अलीपुर के नाम से आता है। उनके बाद वो मतलब राजनीतिक से संन्यास लेके सन्यासी बन जाते, तो यहीं पे करते। बाद में उनको ब्रिटिश सरकार कभी भी तंग नहीं कर पाती, तो बहुत लोग मतलब भाग भाग के पौंडीचेरी जाते रहते क्योंकि वहां पे फ्रेंच उपनिवेश हुआ करता था, ठीक है। तो आगे चल के आप भारतीय आजादी में फ्रेंच जो था काफी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कहाँ तक युद्ध हुए? 3 एलासाबल की संधि हुई पांडिचेरी की संधि पांडिचेरी की संधि कब हुई? 1755 में 55 साल पहले ही हो गया था, 54 में ही संधि हो गया था, ठीक है। बात करेंगे उसके बाद तीसरा संधि कब होता है, मतलब पेरिस की संधि। पेरिस की संधि 63 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1763 में पेरिस की संधि होती है। तो यहाँ पे अंग्रेजी और मतलब यहाँ पे फ्रांसीसी के बीच में जो भी मतलब सारी चीजें थी वो मतलब क्या हो जाता है, सॉल्व आउट हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पे साउथ इंडिया का कहानी समाप्त, ठीक है। अब ब्रिटिश मतलब क्या करेगी, नॉर्थर्न और ईस्टर्न रीजन पे मतलब क्या करेगी, अपना अधिकार जमाएगी। और इसके लिए मतलब क्या करेगी, तो मतलब बंगाल आएगी। और बंगाल के उसमें बंगाल दैट टाइम पार्ट ऑफ, ठीक है, क्या होगा पूरा मतलब उधर पाकिस्तान से सिमर पूर्वी बंगाल पूरा बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है, पूरा उड़ीसा, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, ठीक है। लंदन से 5 से 6 गुना बड़ा मतलब केवल बंगाल हुआ करता था। आई थिंक ज्यादा ही था, 5-7-8 गुना बड़ा था पूरा लंदन से, ठीक है। पूरा लंदन बोले पूरे मतलब ब्रिटिश एम्पायर से मतलब 6 से 7 गुना मतलब बंगाल हुआ करता था, ठीक है। चलिए, तो सभी लोगों ने मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और इसने आपके चैनल से आप लोग जुड़ गए, सब्सक्राइब कर लिया। अभी जो आप पढ़ रहे हैं सो आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप डिटेल्स में जैसे अभी तो मैं फिर नॉर्मली बता रहा हूँ ना, अगर आपको डिटेल्स में बहुत अच्छे जैसे ये सारी चीजें अब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, हमारा ऑलरेडी बैचेस को लॉन्च कर दिया गया जो कि 70 बीपीएससी के लिए टारगेट बैचेस है, ठीक है। प्रीलिम्स की गारंटी है आपको यहाँ पे,
ठीक है। अभी 97 लोगों ने इसमें एडमिशन ऑलरेडी दे चुका है, 98 हो चुका है। ठीक है, अगर 2 से 3 लोगों का एडमिशन हम लोग पिछले फीस 699 पे ले रहे हैं, उसके बाद आपकी फीस जो है 999 हो जाएगी। इसमें प्रीलिम्स और मेंस के बैचेस शामिल हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स के सारे कुछ पढ़ाया जाएगा, बिहार से लेके एनसीईआरटी से लेके करंट अफेयर्स साल भर का टोटल चीज। ठीक है, टोटल चीजें, बहुत सारे टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, जिसमें 150 से ज्यादा विभिन्न इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। जहाँ पे इडुटेरिया के एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज जो भी इडुटेरिया को चला, जो कि वो 3500 में दे रहा है ना, वो हम लोग इसी में ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके एस्पेक्ट बात करें, परफेक्शन है या इसके टेस्ट सीरीज का दाम 9 रुपया, 9,000 रुपया, 9 रुपया नहीं, उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो सब कुछ आपको हर जगह से आपको मिलते रहेगा। तो बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत ही एक्सटेंसिव बैच है, मेंस के लिए भी है। ठीक है, मेंस में आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद इस तरह के फॉर्मेट में आपको, ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट में आपको आंसर राइटिंग आपको मटेरियल दिया जाएगा। फिर आपको प्रॉपर मॉडल आंसर राइटिंग भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा सब कुछ। अब बहुत अधिक एक्सटेंसिव क्लास प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी है, सब कुछ के लिए। तो आप लोग शामिल हो सकते हैं। 2 से 3 लोगों का एडमिशन हम लोग पिछले फी पे ही लेंगे। बाकी कुछ डाउट वगैरह है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप फोन नंबर भी दिया हुआ, बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है, देखिए कि मुगल सम्राट के अंतर्गत, ठीक है, आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। ठीक है, मुगल की बात करेंगे तो मुगल के अंतर्गत जितने भी मतलब प्रांत आते थे, ठीक है, प्रांत में सबसे अधिक जो बात करेंगे संपन्न जो था वो बंगाल ही हुआ करता था। रीजन क्या था? बंगाल जो था दोआब बोलते हैं। ठीक है, बहुत अधिक गंगा के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, क्या होता वहां पे जो भूमि जो थी काफी अधिक उपजाऊ था। ठीक है, टैक्स कलेक्शन गजब का होता था वहां पे। ठीक है, मुर्शिद कुली खान की बात करेंगे, स्वतंत्र शासक था। हालांकि इसने कभी भी मुगलों के अधीन मतलब गुलामी भी नहीं किया। एक तरह से बात करेंगे तो इसने विद्रोह भी नहीं किया। शक्तिशाली शासक था, स्वतंत्र शासक था, लेकिन मुगलों के खिलाफ कभी भी विद्रोह नहीं किया। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया, जब मुगल जब कमजोर होते हैं तो कई तरह के राज बनते हैं। एक होते हैं मतलब उत्तराधिकारी राज, एक होता है विद्रोही राज, एक होता है मतलब क्या, मुगलों के कभी अधीन न रहा। ठीक है, मुगलों के सीमा से बाहर का राज, जैसे कर्नाटक वगैरह राज हुआ जो कि टीपू और हैदर ने बाद में बनाया, कभी मुगलों के अधीन नहीं रहा। ये जो राज्य था मुर्शिद कुली खान के द्वारा बंगाल में जो स्थापित किया गया उत्तराधिकारी राज्य था, क्योंकि मुर्शिद कुली खान जो था ब्रिटिश बोलते, मुर्शिद कुली खान जो था, ठीक है, मुगल के द्वारा ही नियुक्त किए गए मतलब अधिकारी थे। लेकिन बाद में उन्होंने मतलब फायदा उठा के अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन विद्रोह कभी भी घोषित नहीं किए। ठीक है, नियमित रूप से मतलब क्या था, मुगलों का मतलब राजस्व वगैरह भेज दिया करता था, मुगल को बड़ा भाई की तरह समझता था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मतलब कहाँ स्थापित करी? ढाका से उठाकर कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद ले गया, जो कि भागीरथी नदी के तट पे थी। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इजारेदारी प्रथा, माइक आवाज यहाँ सारी बंद कीजिए। इजारेदारी प्रथा की बात करेंगे, एक प्रकार की प्रथा थी, एक तरह का तकाबी ऋण की प्रथा थी। तकाबी ऋण क्या होता था? खेती के लिए अग्रिम कर्ज दिया जाता था। जैसे आपको खेती करना है, आपके पास मतलब आपको खेती करना है, लेकिन आपको क्या नहीं है, ठीक है, आपको पैसे नहीं है। ठीक है, आपको पैसे नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता था? तो ऐसे कंडीशन में होता था, पहले आपको पैसा दे दिया जाता था, आप खेती करें, आपको मतलब उससे प्रॉफिट होता है, आप अपना भी पैसा रख ले। ठीक है, आपने जो कर्ज लिए थे वो आपको चुका दे। ठीक है, गांव देहात में अभी भी देखेंगे तो बहुत लोग बोलता है पैसा दो ना, ठीक है, फसल कटेगा तो चुका देंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा ले लेना। ठीक है, उसको तकाबी ऋण कहते हैं। ठीक है, भारत में 2 शासकों ने तकाबी ऋण की प्रथा की शुरुआत किया था। वन ऑफ द MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने भी शुरू किया था। ठीक है, हालांकि इसने भी किया था, हालांकि मुर्शिद कुली खान का सफल था, मोहम्मद बिन तुगलक MBT का सफल हो गया। ठीक है, नहीं काम कर पाया। ठीक है, और इसका उत्तराधिकारी जो था ना, उसका दामाद जो था शुजाउद्दीन था। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी कौन था? शुजाउद्दीन था। लेकिन क्या होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्वाति माइक कैमरा बंद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को मारकर, ठीक है, 1740 में मतलब कौन सी लड़ाई होती है? गिरिया की युद्ध होती है। तो गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को पराजित करके, ठीक है, बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खान को, ठीक है, बंगाल का नवाब बना। ये बिहार का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, ध्यान में रखें, अलवर्दी खान। वह गिरिया के युद्ध में किसे पराजित करे? सरफराज खान को पराजित करता है, जो कि शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी था। ठीक है, और इसी ने अपने, ठीक है, इसी ने अपने शासनकाल मुगलों का राजस्व देना बंद कर दिया। अभी तक शुजाउद्दीन और सरफराज तक,
मुर्शिद कुली खान कभी नहीं बंद करेगा, मुर्शिद कुली खान नहीं, ये अलवर्दी खान राजस्व देना बंद हाँ कर देता है। अलवर्दी खान है। बिल्कुल, इसके शासन काल में बंगाल इतना समृद्ध बन गया था कि बंगाल को मतलब भारत का मतलब क्या कहे जाने लगा, स्वर्ग कहे जाने स्वर्ग। लगा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। और इसका जी। उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो इसका दामाद जो था सिराजुद्दौला था, दामाद। अल्लाह। अलवर्दी खान का दामाद सिराजुद्दौला, दामाद नहीं होगा सिराजुद्दौला, गलत लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसका नाती था, नहीं नहीं नाती था इसका, इसका तो नाती था सर, अब शादी कर लिया होगा नाती था ये, ठीक है, नाती था। ठीक है, सिराजुद्दौला की बात के नाती था, इसका कोई बेटा नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बंगाल के शासक के बारे में तो सबसे मुर्शिद कुली खान की बात करेंगे। मुगलों का अधिकारी था ये, इसने मतलब बंगाल को मतलब अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसके शुजाउद्दीन बनता है, शुजाउद्दीन के बाद मतलब सरफराज खान बनता है। ठीक है, महारानी जी आपका माइक इको हो रहा, बंद कर लीजिए, नहीं तो मैं बंद करूंगा तो दीर्घकालीन समय तक आप बंद रहेंगे। ठीक है, प्लीज। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सरफराज खान की बात करेंगे, उसके बाद मतलब सरफराज खान और अलवर्दी खान के बीच में एक लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है? गिरिया की लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है? गिरिया की लड़ाई होती है। गिरिया की लड़ाई कब हुई थी? 1740 में होती है। कब होती है? 1740 में होती है। गिरिया की लड़ाई में क्या होता है? सरफराज खान पराजित होता है, अलवर्दी खान बंगाल का शासक है। ये मुर्शिद कुली खान का ये सब रिलेटिव था। ठीक है, पोता था मुर्शिद कुली खान का सरफराज खान। ठीक है, शुजाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी हुआ, वहां पे अलवर्दी शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी हुआ सरफराज खान। मुर्शिद कुली खान का कहानी समाप्त। यहाँ तक मुर्शिद कुली खान के उत्तराधिकारी जो थे मुगलों से विद्रोह नहीं किया, मुगल को क्या दिया करता था? नजराना दिया करता था। ठीक है, नजराना, टैक्स नहीं, नजराना। ठीक है, स्वतंत्र शासक अगर कभी कभी किसी के साथ विद्रोह नहीं करते उसको नजराना देते। नजराना में क्या होता था? एक बार गए मिलने गए तो कुछ गिफ्ट लेके चले गए, कुछ सोना चांदी लेकर चले, कुछ ले, उसको बोलते नजराना। ठीक है, कभी कभी मुगल को पैसा का जरूरत अगर पड़ता तो बोलता है बंगाल तो स्वर्ग है, भेजो कुछ, तो ये जाके पैसा दे भी देते। लेकिन प्रॉपर टैक्स सिस्टम नहीं था। प्रॉपर टैक्स सिस्टम होता महीना के तारीख को पैसा पहुंचाना, वैसा तो नहीं था, लेकिन नजराना वगैरह दे दिया करते। लेकिन अलवर्दी खान बोलता है, आता है और ये पूरी तरह से टैक्स सिस्टम को बंद कर देता है। ठीक है, अलवर्दी खान के उत्तराधिकारी की बात करेंगे। ठीक है, अलवर्दी खान के उत्तराधिकारी के बाद सिराजुद्दौला होता है। ठीक है, सिराजुद्दौला की बात करेंगे, मीर जाफर। सिराजुद्दौला की बात करेंगे तो इसका क्या था? नाती था। ठीक है, अलवर्दी खान का मतलब रिलेटिव जो था मीर जाफर भी था। ठीक है, मीर जाफर सिराजुद्दौला के मौसा जी थे। ठीक है, कौन थे? मौसा जी थे। ठीक है, ये अलवर्दी खान का दमाद था मीर जाफर। अलवर्दी खान के दो या तीन बेटी थी। ठीक है, उसी से एक सिराजुद्दौला का जन्म हुआ था, एक मीर जाफर था। ये अपने आप को ज्यादा काबिल समझता था, तो ये हमेशा ये ताक में था, हमको कभी न कभी अलवर्दी खान का मृत्यु होती है, बेटा तो नहीं है तो हम ही शासक बनेंगे, क्योंकि सेनापति भी था ये। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं, सिराजुद्दौला को बना दिया जाता है। उसके बाद मीर जाफर बनता है। ठीक है, बीच में लड़ाई हो जाती है, बैटल ऑफ प्लासी होती है। उसके बाद मीर कासिम के बाद भी, उसके बाद इसका भी एक दमाद था मीर कासिम। मीर जाफर का दमाद कौन था? मीर कासिम था। ठीक है, तो मीर कासिम जो था मीर जाफर के बाद बनता है। फिर मीर कासिम से मतलब इसका फिर रिलेशन खराब हो जाता है। ठीक है, मीर कासिम से रिलेशन खराब हो जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है, तो फिर से मीर जाफर को बना दिया जाता है। ठीक है, मीर जाफर के बाद निजामुद्दौला बनता है, सैफुद्दौला बनता है, मुबारकुद्दौला बनता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको इतना तक याद रखना है मीर जाफर तक। ठीक है, ये याद करना आसान है, ज्यादा टफ नहीं। मैंने कहानी सुना दिया किसके साथ कौन सा रिलेशन था, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहला मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन। वही ना इलाहाबाद की संधि होती है। बिल्कुल, ठीक है, शुजाउद्दीन के बाद सरफराज, फिर गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खान। और ये तीनों के तीनों जो थे मुर्शिद कुली खान के रिलेटिव थे। यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब किसका वंश चलेगा? अलवर्दी का। अलवर्दी का नाती का नाम सिराजुद्दौला, अलवर्दी का दामाद का नाम मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर का दामाद का नाम मीर कासिम। मीर कासिम से फिर ब्रिटिश के नहीं बनेगा, फिर मीर जाफर को बनाएगा, फिर निजामुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला। ठीक है, अब इनसे जो फैक्ट जो बनते हैं सो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। बंगाल के शासक का क्रम याद चल गया। बंगाल के नवाब, शासक नहीं नवाब। आप चलेंगे, जैसे ही शासक बनता है 1756 में शासक बनता है, क्या नाम था इसका? सिराजुद्दौला। ठीक है, शासक बनते ये लड़का जो था मात्र 21 साल का लड़का था। 21 साल का लड़का को इतने बड़े साम्राज्य का नवाब बनाएंगे तो जाहिर सी बात इसका बहुत सारे शत्रु था। सबसे पहले शत्रु की बात की इनके मौसा जी मीर जाफर, ये सोचता था हम शासक, ये कैसे बन गया। उसके बाद इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, जो इसका मतलब शत्रु था। इसका एक भाई हुआ करता था मौसेरा भाई, इसका नाम था राज बल्लभ, वो इसका शत्रु था। नहीं, राज बल्लभ नहीं, शौकत जंग।
एक राज वल्लभ नाम शौकत का गई थी। बैंकर था, वो इसका शत्रु था। मतलब इसके बहुत सारे दुश्मन थे। रीजन भी था, ये लोगों का बहुत मजाक उड़ाता था, ठीक है। अजीब तरह का हरकत करता था, किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी को रिस्पेक्ट तक भी नहीं देता था, ठीक है। इस वजह से दरबार के लोग भी इनसे काफी अधिक नाराज रहते थे, ठीक है। और इसी बीच मतलब क्या होगा, 20 जून 1756 की घटना होती है, जिसको ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से भी, काल कोठारी की घटना के नाम से जानते थे। इस घटना का जो रचयिता जो था, ठीक है, इस घटना के जो कहानी जो सुनाया गया कि हॉलवेल नामक एक व्यक्ति को सुनाया गया। हॉलवेल जो था ना, पेशे से डॉक्टर था, ठीक है। इसके अनुसार नवाब सिराजदौला ने 20 जून की रात में, ठीक है, 146 अंग्रेज व्यक्तियों की एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। तो सुबह, ठीक है, जून की गर्मी थी, ठीक है। जून की गर्मी आपको पता है, बंगाल में काल वैसाखी का समय होता है, काफी अधिक गर्मी पड़ती है, पता ही आपको, ठीक है। वैसे कंडीशन में जब इनको बंद किया गया, तो 146 अंग्रेज में से मात्र 30 व्यक्ति ही मतलब अंतिम में 23 व्यक्ति अंतिम में जीवित बचे, ठीक है। ये कहानी जो है सो पूरी तरीके से मतलब हॉलवेल के द्वारा ही मतलब रचित की गई कहानी है, ठीक है। समकालीन इतिहासकार की बात करें तो इस चीजों पर प्रकाश नहीं डालते। बहुत सारे समकालीन इतिहासकार तो थे, लेकिन कोई भी इनके संदर्भ में किसी विशेष प्रकार की जानकारी नहीं उपलब्ध करवाते, इसीलिए इस कहानी को तथाकथित कहानी भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार ने कहा से पहली बार भारत में, ठीक है, एक पद पे बैठा हुआ नवाब की हत्या की गई, ठीक है। और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कहानी को रचा गया कि भाई साहब नवाब बेहतर व्यक्ति नहीं था, इसीलिए इसको मारना मतलब क्या था, जायज था। मतलब होता है ना, आप कोई बहुत बड़ा गलती कर देते हो तो उस गलती को जस्टिफाई करने के लिए कोई तीसरा एक थ्योरी निकालते हो, जस्ट ये एक थ्योरी जैसा था, ठीक है। अब प्लासी की लड़ाई जो होती है 23 जून 1757 को होती है। अंग्रेजी सेनापति का रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब की बात के सिराजदौला के, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहते थे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। क्या कहते थे क्लाइव के बारे में? कहा जाता था स्वर्ग से उत्पन्न क्या है, बिल्कुल ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। तो यहीं पे मतलब क्या होता है, एक लड़ाई होती है, ठीक है, प्लासी के मैदान में होती है। पलास के पेड़ होता है, फूल होता है, ठीक है, पेड़ होता है, जो भी हो, उसी के वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, इसका नाम पलासी पड़ा था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लड़ाई होती है, हाँ, ठीक है। जिसमें बंगाल का नवाब की बात करेंगे, उसमें बंगाल का नवाब की बात करें कौन होता है, सिराजुद्दौला होता है, लेकिन अपने सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण, ठीक है, पराजित होता है। और उसके बाद अंग्रेज जो था अपने पपट मीर जाफर को मतलब क्या करता है, बंगाल का मतलब नवाब बना देता है। इतने लोग इनके विरोधी में थे, लेकिन कुछ व्यक्ति जो थे इनके साथ भी थे। उनमें से एक व्यक्ति का मोहनलाल एवं मीर मदान, ठीक है, मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में, ठीक है, एक छोटी सी सेना जो थी बंगाल के नवाब का वफादार बनी रही। अब मीर मदान बेचारा जो युद्ध भूमि में मतलब लड़ते लड़ते मतलब मारा गया। पलासी जो की बात करें बंगाल में पड़ता है, भागीरथी के किनारे एक जगह था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मैदान था, खुला मैदान था, वहां पे दोनों आर्मी लड़ती है। अंतिमता की बात करेंगे तो सिराजुद्दौला की मतलब क्या होती है, हार होती है। क्लाइव जो था, ध्यान में रखेंगे, नवाबों की मतलब क्लाइव के हाथों की कठपुतली पपेट नवाब मीर जाफर का मतलब अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दबाव मीर कासिम को मतलब क्या क्या बंगाल का नवाब बना दिया। 1757 में बना, लेकिन 3 वर्षों तक ही मतलब नहीं चला पाता है, क्योंकि क्या था यहाँ तो पूरी तरीके से, अरे राजा कब बनोगे जब आपके पास मतलब क्या होगा, संप्रभुता होगा, आपके पास पैसा होगा तब ना, ठीक है। या फिर मान लो किसी को झोपड़ी में रख के बोले जैसे तुम राजा हो, तो संभव है क्या, नहीं है, ठीक है। मीर जाफर जब गद्दी पे बैठा तो पता चला यार तो ऑलरेडी पहले से खा लिए बहुत कुछ, और ऊपर से मतलब ब्रिटिश जो है बार बार मतलब क्या कर रहा है, बार बार डिमांड, ब्रिटिश का डिमांड इतना ज्यादा हो गया था, कभी भी पैसा लेने के लिए पहुंच जाते थे। तो मीर जाफर को लगा से कुछ संप्रभुता ही नहीं, तो हम क्यों ही बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वो विरोध करने लगा, तो इसी बात से उसको हटाकर फिर उसके दबाव मीर कासिम को बंगाल का राजधानी बंगाल बनाता है। और जब मीर कासिम बना था थोड़ा ही समझदार व्यक्ति थे, इस वजह से अरे पहले तो सिराजुद्दौला के साथ इसने गलत किया, फिर ये मतलब मीर जाफर जो इतना सपोर्ट किया, ठीक है, उसके साथ भी ब्रिटिश उनके भी सगे नहीं हो पाए, तो मेरा क्या होगा, ठीक है। मीर कासिम के साथ भी मतलब इन्होंने मतलब काफी अधिक मतलब बार बार पैसे की डिमांड करते थे, बार बार परेशान करते थे, दस्तखत लेने के लिए कभी भी पहुंच जाते थे, चैन से सोने तक नहीं देते थे, बोलेगा। तो इसने सोचा अगर ये बंगाल में इतना परेशान कर रहा तो हम क्या करेंगे, हम अपने राजधानी को उठा के बंगाल से काफी दूर ले जाएंगे, ठीक है। बंगाल का नवाब जो था ये मीर कासिम ने अपनी राजधानी का मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर ले गया, ठीक है। मुंगेर को मुगदलपुर के नाम से भी जानते थे। तो अब यहाँ पे देखेंगे बंगाल के 3 राजधानी हो गए, ठीक है। सबसे पहला राजधानी ढाका से मुर्शिद कुली खान ने इसको राजधानी मुर्शिदाबाद बताया। मुर्शिदाबाद से फिर राजधानी को उठाकर मीर कासिम जो था क्या ले गया,
मुंगेर ले गया। ठीक है, मुंगेर इसलिए ले गया कि उसको कहीं ना कहीं से ये मीर कासिम को लगता है कहीं ना कहीं ब्रिटिश को भगाने में सफलता हमको मिल जाएगी। ठीक है, मुंगेर ले जाके चुपचाप नहीं बैठा था, उसने मतलब क्या किया, अपने सेना को मतलब संगठित करना शुरू किया। उसने मुंगेर में एक हथियार की फैक्ट्री लगाई जो कि भी वर्तमान स्वरूप में भी वहां पे उपस्थित है। तो इस तरीके से सारी प्रक्रिया जो थी आपकी चल रही थी। लेकिन इस चीज का भनक जो था किसको लग जाता था, ब्रिटिश को लग जाता है। से कहीं ना कहीं से मतलब यहाँ पे मीर कासिम जैसे हमारे खिलाफ मतलब सारी चीजों को कर रहा है। और इसी समय आपको बक्सर का युद्ध भी मतलब प्रारंभ हो जाता है 1764 में। मीर कासिम जो था किससे जाके मिलता है, ठीक है, अवध के शासक शुजाउद्दौला से मिलता है। ठीक है, उसके बाद उस समय शाह आलम द्वितीय जो था, कौन था, शाह आलम द्वितीय की बात करें, ब्रिटिश शासक था, ब्रिटिश बोले सॉरी मुगल शासक थे। सबकी मतलब त्रिपक्षीय सेना जो थी आपस में चर्चा करते हैं, सब जाके लखनऊ में जाके जमा होता है शुजाउद्दौला के यहाँ। शुजाउद्दौला के यहाँ ही प्लान बनता है, लखनऊ में प्लान बनता है कि किस तरीके से चीजें की जाए। तो बोला जाता है ठीक है, अंग्रेजों को हम लोग मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच मतलब क्या होता है, पूरा प्लान तय होता है। और उसके बाद मतलब क्या होता है, बक्सर की लड़ाई जो कि गंगा नदी के किनारे आपको बिहार में आपको मिलेगा, वहां पे दिखी जाती है। उधर से मतलब ब्रिटिश सेना आती है, इधर से मतलब कौन है, तो तीनों का संयुक्त सेना होती है। लेकिन दुख की बात क्या है, इसमें भी पराजित होता है। ठीक है, क्या था, इस युद्ध में अंग्रेज की बात करेंगे विजयी होते हैं और मतलब संयुक्त सेना जो थी पराजित होती है। अगर पूछेगा संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ध्यान में रखिएगा उसका नेतृत्व की बात करेंगे तो शाह आलम द्वितीय कर रहा था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ही था ना संयुक्त सेना का, हाँ शाह आलम द्वितीय ही था। ठीक है, और इधर से बात करेंगे ब्रिटिश का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुंडो कर रहा था। ठीक है, अब इसमें इतना बड़ा क्षेत्र में क्या होता है, पराजित होता है। अब यहाँ पे तो अंग्रेजों के हाथ में, ठीक है, खुशी ही खुशी। लेकिन इतने तीनों सेना को पराजित कर देने के बाद में इनको ये नहीं समझ में आते रहता है कि इनके साथ संधि कैसे किया जाए, क्या किया जाए इनके साथ। क्योंकि हेक्टर मुंडरो को पराजित करने के बाद भी इन सब चीजों का राजनीतिक ज्ञान नहीं था। तो उसके बाद ये लोग किसको याद करते, क्लाइव को याद करते हैं। किसे याद करते हैं, क्लाइव को याद करते हैं। तो 1764 में ये सारी चीजें हो जाती है, क्लाइव को पत्र लिखा जाता है, हमने भाई साहब से हमने तीनों सेना को पराजित कर दिया। सर इस समय अच्छा, वानसीटाट का समय था, तो वानसीटाट की मतलब 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद ये क्लाइव आता है, क्लाइव को यहाँ बुलाया जाता है। तो वही क्लाइव के समय में ही ये इलाहाबाद की 2 संधि हुई। जो प्रथम संधि हाँ जो बिल्कुल, 12 अगस्त 1765 में था, दूसरा और 16 में होता है। दूसरा ठीक है, 16 अगस्त 1765 को हुआ था। तो क्लाइव एक ऐसा व्यक्ति था ना, सो एक सेना नायक भी था, साथ में उसके बाद राजनीतिक कैपेबिलिटी भी था। ठीक है, लेकिन जी जी। विंसेंट आयर या फिर हेक्टर मुंडो सेना नायक था, इसके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं था। तो स्पेशली बुलाया जाता है इसके लिए, फिर से किसको बुलाएंगे, क्लाइव को बुलाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे संधि में आपको 1 साल का लेट आपको देखने को मिलता है। जी। ठीक है, 64 में युद्ध समाप्त होती है, लेकिन संधि आपको कब होती है, 65 में। 65 में होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो ये समय लगता है इसलिए क्लाइव को। ठीक है, आई थिंक ऊपर आगे में नहीं दिया है, लेकिन एक संधि होती है 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को होता है। ठीक है, 1765। एक होता है 16 अगस्त को, 2 संधि होती है, इलाहाबाद की संधि के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बंगाल के भूमि पे किसका कब्जा हो गया, ठीक है, ब्रिटिश का हो गया। लेकिन इसी बीच में एक और बंगाल भी पे नहीं, दिक्कत हो पूरे जाता है। भारत पर कब्जा हो गया, क्योंकि प्लासी के युद्ध जो हुई थी, जो 1757 में जो हुई थी, उस समय एक नींव डल गया था, क्योंकि बंगाल का कब्जा कर लिया था प्लासी के युद्ध में पराजित करके। बंगाल पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन ये संपूर्ण भारत के ये मतलब की हाँ, हार एक हुई तरह से थी, देखेंगे जो पूरा 1765 में। नॉर्थ इंडिया में उधर मतलब हाँ, नॉर्थ इंडिया पूरा हो गया, इधर मतलब ईस्टर्न बंगाल क्योंकि वगैरह पूरा पे एक तरह से क्योंकि अधिकार होगा। लेकिन अभी भी मुगल शासक उस समय जो मतलब कि मुगल का ही पूरा क्षेत्र रहा है, उसी का ये जो अवध जो हो गया, उसी का पूर्वांश था, उसी के मतलब कि हाँ ठीक है, एक लेकिन पार्ट अभी भी सूबा आप था। देखोगे दक्षिण भारत में धीरे धीरे टीपू क्या वो हैदर का जन्म होगा, तो मैसूर अभी सुरक्षित है। जी जी ठीक जी। है, मराठा अभी इसीलिए ये सुरक्षित है। हार हुई थी, तो संपूर्ण ठीक भारत है, पर ये एक मराठा अभी नींव डल सुरक्षित गया है, था। सिख राज अभी सुरक्षित है, ये सब अभी सुरक्षित है। ठीक है, अब इस जी पे जी। मतलब क्या होगा, ब्रिटिश का मतलब फोकस होगा। सबसे पहले कहाँ चलेंगे, तो हम लोग चलेंगे मैसूर चलेंगे। इसी इसी मैसूर में इसी क्या होता है, दरमियान दीवानी राइट्स आया था।
बिल्कुल ठीक है। 1761 में क्या होता है, हैदर अली मतलब क्या बना, मैसूर का शासक बना। ठीक है, 1761 में मैसूर में मतलब वोडेयार वंश था। कौन सा वंश का शासन था, वोडेयार वंश था। उसी का मतलब उसी को समाप्त करके 1761 में हैदर अली बना। हैदर अली के बाद के मामूली सैनिक से मतलब क्या बना, मैसूर राज्य का संस्थापक बना। ठीक है, लेकिन हैदर अली की लड़ाई हो जाती है 1782, मृत्यु हो जाती है 1782 में। एक लड़ाई होता है, ठीक है, द्वितीय अंगल मैसूर के द्वारा एक लड़ाई होता है जिसको पोर्टो नवा का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, 1781 में ठीक उसके बाद ये द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध का समय होगा 1780 से लेके 84। 1784 तक। ठीक है, इसमें दो नेतृत्वकर्ता मिलेंगे। 1780 से लेके 82 तक आपका हैदर होगा। ठीक है, 82 से लेके 82 से 84 तक टीपू मतलब से। कौन लीड करेगा, टीपू लीड करेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, कौन लीड करेगा, तो टीपू लीड करेगा। ठीक है, इसी में एक महत्वपूर्ण युद्ध पोर्टो नवा का युद्ध होती है 1781 में। ठीक है, 1782 में हैदर की मृत्यु होती है और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली का उत्तराधिकारी जो उसका पुत्र जो होता है टीपू सुल्तान। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं फ्रेंच से प्रेरित था। ठीक है, और साथ में जैकोबिन क्लब का मतलब मेंबर भी बन गया। जैकोबिन क्लब जो होता था फ्रांस में था, यूरोप में था, पेरिस में था। ठीक है, वहां पे मतलब क्या होता था, वो लोग जो थे स्वतंत्रता के समर्थक थे। ये लोग आपस में बातचीत किया करते थे, संगोष्ठी टाइप का हुआ था। चाय के दुकान पे नहीं देखते 10 लोग बीच के बातचीत करते, उसी तरह जैकोबिन क्लब था। ठीक है, कहीं ना कहीं से यहाँ पे नेपोलियन का मतलब ये था। ठीक है, जैकोबिन क्लब जो था, नेपोलियन का सत्ता धीरे धीरे फ्रांस से उदय हो रहा था। इसी के आसपास 1804 में नेपोलियन भी शासक बनेगा। इधर मतलब टीपू भी मतलब क्या था, काफी अधिक मतलब, ठीक है, चीजें मतलब चल रही थी। ठीक है, उधर मतलब नेपोलियन का उदय हो रहा था, इधर में टीपू मतलब पैरेलल में चल रहा था। नेपोलियन से इसकी मतलब पत्राचार के माध्यम से बातचीत भी होती थी। अब यहाँ पे देखेंगे मैसूर में आपको 4 युद्ध आपको देखने को मिलेंगे। कर्नाटक में 3 थे, मैसूर में 4 थे। पहला युद्ध जो होगा 1767 से लेकर 1769 तक होगा। वार्डलेस होता है, लेकिन वार्डलेस को गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे क्योंकि गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आता है। ठीक है, इसलिए कंपनी तो गवर्नर था वार्डलेस वो। के अधीन होता है, इसीलिए इसलिए यहाँ पे वो गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, इसलिए वो गवर्नर जनरल नहीं था। गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल का पद आता। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहते हैं, जो कि मतलब पहला जो था उस पद पे बनने वाला कौन था, वारेन हेस्टिंग्स ही था। ठीक है, 85 तक हेस्टिंग्स रहेगा उस पद पे। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय 1780 से लेके बिल्कुल 84। 84 तक। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय की बात करेंगे 90 से लेकर 92 तक। और गवर्नर कौन होता है, कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, वाली। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का समय की बात करें 1799 में होता है। समय काल नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉर्ड वेलेजली होता है और इसमें टीपू के मतलब मृत्यु होती है 1799 आप देखोगे तो 1799 में। ठीक है, यहाँ पे क्या वाडियार वंश को फिर से बसा दिया जाता है और 1799 मैसूर के साथ मतलब सहायक संधि की जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी। अब यहाँ पे देखेंगे इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। ठीक है, ये इस वाला में तीसरा वाला में। ठीक है, तीसरा वाला में मराठा भी था, हैदराबाद के निजाम भी था, अंग्रेजों की संयुक्त सेना जो थी, ठीक है, मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। ठीक है, सर और इस युद्ध ये में तीसरा चौथा चौथा तीसरा और चौथा ये दोनों युद्ध में ये तीनों सहयोग कर दिया था ना, अंग्रेज के बिल्कुल खिलाफ, दूसरा अंग्रेज के तीसरा चौथा में, समर्थन कर जबकि दिया मराठा प्रथम वाला में, हैदराबाद। ठीक है, प्रथम वाला में मराठा हैदराबाद के निजाम, ठीक है, सबके सब ब्रिटिश के खिलाफ थे। इसीलिए कहा जाता है टीपू जो था ना, एक अच्छा लड़ाका तो था, एक अच्छा सेनापति तो था, लेकिन अपने बाप के जैसा राजनीतिज्ञ नहीं था। हैदर जो था हमेशा मतलब मराठा को या तो हैदराबाद के निजाम के दूर भगाने में सफल रहे थे या फिर अपने फेवर में कर लिया था, लेकिन टीपू ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है, यही वजह से टीपू की मतलब क्या होती है, हार होती है, संयुक्त सेना के सामने टिक नहीं पड़ता है। ठीक है, बेलेजली का स्टेटमेंट भी देता है, अपने मित्रों को बहुत अधिक सहायता पहुंचाए बिना ही अपने शत्रु को, अपने सबसे बड़ा शत्रु को मतलब क्या किया, मैंने पंगु बना दिया। ठीक है, चलिए, टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में हो जाता है। 1799 में हो गए। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जानते हैं, जबकि बेलेजली की बात करें तो आपको क्या बंगाल का शेर कहता था बेलेजली अपने आप को। ठीक है, जबकि बात करेंगे कर्नवालिस कहता था कि बेलेजली कहता था बंगाल का शेर। ठीक बेलेजली है, सही था। बेलेजली ही कहता था। ठीक है, टीपू सुल्तान अपने आप को क्या बोलता था, शेर मैसूर कहता था। ठीक है, और टीपू सुल्तान के राशि झंडे पे शेर की तस्वीर थी, लेकिन कैसा शेर की तस्वीर थी, दहाड़ते हुए शेर की तस्वीर थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा युद्ध का समय का ध्यान रखें। प्रथम आंगल 67 से 69 तक, द्वितीय की बात करेंगे, ठीक है, कौन सा 80 से 84 तक। ठीक है, तीसरी की बात करेंगे 90 से 92, चौथा की बात करेंगे तो 1799। संधि कौन कौन होती है, कौन कौन सी संधि होती है, ठीक है, संधि पहला में
हाँ ठीक है, वो चलिए आगे क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे एक लड़ाई होती है, ठीक है, बांदीवस की लड़ाई के युद्ध के तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। ठीक है, बांदीवस के युद्ध में अगर पूछ देगा सब ब्रिटिश का नेतृत्व करके आयरकुट कर रहा था, अब फ्रेंच कौन था, लाली था। ठीक है, ध्यान रखा। उस समय बात करें गवर्नर कौन था, फ्रेंच गवर्नर कौन था, तो गोडोहू था। ठीक है, ध्यान रखें, डुप्ले नहीं था। ठीक है, सेनापति कौन था, लाली था। अब यहाँ पर देखिए प्रथम आंगल युद्ध के समय, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है, मद्रास की संधि। ठीक है, इसको MS। ठीक है, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि होती है, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि। ठीक है, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध के साथ कौन सी संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। बिल्कुल ध्यान में रखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, कब होती है, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। बिल्कुल 1792। चतुर्थ में तो कोई संधि नहीं होती है। ठीक है, टीपू मर जाता है तो संधि क्या ही करेंगे, उसके साथ क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे मैसूर साम्राज्य के साथ सहायक संधि की जाती है। चिक्का कृष्णदास द्वितीय को फिर से शासक बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही इसी के साथ मतलब क्या है, मैसूर साम्राज्य मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का अंग भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक सिख साम्राज्य पढ़ा दूं कि कल पढ़ाऊंगा, बताइए। दीजिए कल अभी कंप्लीट कर दीजिए। अभी पढ़ा दे, पढ़ा दीजिए सर। कल पढ़ाइएगा। सर टाइम क्या है आपका? पढ़ा दीजिए और कंपनी का टाइम क्या है? सवेरे में, ठीक है, सवेरे में आप लोग आया कीजिए, 10 बजे से आया कीजिए। ठीक है, अभी ठंडा के समय चला, 10 बजे से भी कल शुरू करूंगा, 10 बजे से इसको। ठीक है, वैसे अगर कोई अगर बीच में अगर, हाँ कल मॉर्निंग में ही होगी। ठीक है।